Hello everyone. So today we are starting with a very new chapter of class 9 and it is the first chapter. अभी आपकी कोई टेक्स्ट बुक तो नहीं आई है पर जितना भी सिलेबस का पार्ट है जितने भी सिलेबस में पॉइंटर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है. सो प्लीज़ यू कैन वॉच इट एंड गिव योर पीरियोडिक टेस्ट और एग्जाम वट एवर इज कमिंग राइट. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस. बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक आने वाली है जो भी होगी क्योंकि चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है? और इतने सालों का जो सिलेबस था जो शायद इतना अपडेट नहीं था, लेकिन अब आपको सच में सोशल साइंस पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. तो पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस. हमको साइंस पता है हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाट हाउ व्हाई, है ना? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब कुछ हमें पता है. बस सोशल साइंस बन के हम क्या बनने वाले हैं या सोशल साइंस पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देखिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपका आईक्यू लेवल इंक्रीज करते हैं क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस स्किल्स, आपकी रीजनिंग स्किल्स, ये सब आपका इंक्रीज होता है. बट सोशल साइंस इज वन सब्जेक्ट जो आपका ईक्यू बढ़ाता है, यानी कि इमोशनल कोशेंट बढ़ाता है, ठीक है? आपको डिसीजंस कैसे लेने हैं, डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट होगी, कितने स्टेक होल्डर्स आप उनको अपने डिसीजन में ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है? या सिर्फ इंडिविजुअल होकर डिसीजन ले रहे हैं या पूरे कम्युनिटी का सोच के डिसीजन ले रहे हैं. कोई भी रिसोर्स है उसके डिप्लीशन की वजह से कंजर्वेशन मेजर्स क्या होंगे, ऐसा कुछ भी. तो उसके लिए हमको सोशल साइंस पढ़ना होता है, ठीक है? और सोशल साइंस बिलीव में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. बस ये गलत तरीके से पढ़ाया गया है तो इसलिए हम लोग को थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर आई मेक श्योर कि मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊँ और आप सबको सोशल साइंस पढ़ने में बहुत मजा आए. तो पहला हम इसका स्टार्ट करते हैं इस पिक्चर से जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा. अ न्यू मेट्रो फॉर अवर सिटी. बहुत सारे सिटीज में अब मेट्रो स्टेशन खुल रहे हैं, मेट्रो सिटी खुल रही है. मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी कुछ साल पहले ही मेट्रो सिटी बनी है, वो डेवलप हुई है. तो इसके थ्रू हम समझेंगे कि हमारा सोशल साइंस किन किन पार्ट में डिवाइडेड है और हम उसमें किस किस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो अगर एक एरिया में न्यू मेट्रो खुली है, कोई मेट्रो स्टेशन डेवलप हो रहा है, कोई एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है ना? वहाँ पे कैसे आसपास की चीज़ें बदलती हैं, ठीक है? कैसे वहाँ का कल्चर बदलता है. अब आपने देखा होगा जहाँ भी कहीं मेट्रो स्टेशन होते हैं उसके आसपास शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? या फिर उसके आस-पास हम क्या देखते हैं, रिक्शा पुलर्स ज़्यादा होते हैं, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब सोशल साइंस का ही पार्ट है ना? ये बस हमें लग रहा है कि ऐसे ही हो रहा है पर ऐसा कुछ नहीं है. ये सोशल साइंस का ही पार्ट है और सोशल साइंस ओनली डील्स विद पीपल एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है? तो अगर हम इसमें क्या कि अगर इस पिक्चर में हिस्ट्री कहाँ से रिलेटेड है, तो आज अब जाके हे मेट्रो बनना स्टार्ट हुई है, मेट्रो स्टेशन डेवलप हो रहा है. पहले तो ऐसा नहीं था. पहले हो सकता है वहाँ पे कुछ भी ना हो, वहाँ पे नॉर्मली कोई बस स्टैंड रहा होगा, कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट रहा होगा, है ना? तो ये वहाँ की हिस्ट्री है कि ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री क्या रही है. पहले हम लोग ने वॉक करना स्टार्ट करा, है ना? पहले तो हम 4 पैर पे चलते थे क्योंकि हम लोग एप्स थे. उसके बाद धीमे-धीमे हम 2 पैर पे आए, फिर धीमे-धीमे हमने व्हील का इन्वेंशन करा. उसके बाद बुल कार्ट्स आए, ये सब हुआ और उसके बाद रिक्शा आना स्टार्ट हुए, फिर मोटर व्हीकल स्टार्ट हुए और अब जाके हम क्या देख रहे हैं, मेट्रो व्हीकल्स और ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं. तो ये क्या है, एक हिस्ट्री है. हम पास्ट से सीख के और उसमें मॉडिफिकेशन कर करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये तो हुआ हिस्ट्री का पार्ट. हिस्ट्री डील करता है पास्ट इवेंट से और हमको हेल्प करता है उस एक्सपीरियंस से लर्न करने में कि अब आगे हमें क्या नहीं करना है और मॉडिफाई करके आगे हम क्या न्यू इन्वेंशंस ला सकते हैं. अब ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी मेट्रो स्टेशन को ओपन करने के लिए. हम कहीं ऐसी जगह अगर मेट्रो खोल देंगे जहाँ पे पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना? तो मेट्रो स्टेशन में क्या होगा, भीड़ ही ज़्यादा नहीं आएगी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाएगा. तो ये क्या अनप्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा, है ना? तो ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेट्रो का पूरा मैप क्या रहेगा, किस स्टेशन पे जाके किस स्टेशन कहाँ पे वो रुकेगी, कितना लॉन्ग रूट रहेगा, कितना शॉर्ट रूट रहेगा, किस किस पार्ट की सिटी को वो कवर करेगी. तो इसमें हम ज्योग्राफी का समझते हैं. जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ तो लखनऊ की हिस्ट्री यही रही, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन आज बन गए वहाँ पे मेजोरिटी रेस्टोरेंट्स ही थे, ठीक है? या फिर खाली एरिया था तो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन के इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, राइट? एंड ज्योग्राफी पूरा मैप का रूट हमारे मोबाइल फोन पे, वेबसाइट्स पे या फिर गूगल पे दिया हुआ है. इसको फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं. इवन मेट्रो के अंदर भी वो मैप्स इंक्लूड रहते हैं, ठीक है? अब है कि उस मेट्रो के कुछ रूल्स हैं. आपने मेट्रो के अंदर अगर बैठे हैं आप, तो आपने ज़रूर सुना होगा उसमें हमेशा अनाउंसमेंट होती रहती है कि वहाँ पे हम ग्राउंड पे नहीं बैठ सकते, हम कुछ खा नहीं सकते, हम कुछ पी नहीं सकते, हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है. तो ये लॉज़ कौन बना रहा है? इसकी लॉ बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? और जिसके पास भी अथॉरिटी है, वो क्या सही से इसका इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब ये अनाउंसमेंट हो रहा है तो हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं हो रही है. अभी अनाउंसमेंट ऐसा कुछ हो जाए कि इस वाले मेट्रो पे
कोई भी ऐसा नहीं चढ़ेगा जिसने वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने हैं, है ना? तो हमें पता है ये लॉ बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं, अनजस्ट लॉ है और हम इसमें तुरंत रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देंगे, हम हमारे अंदर तुरंत कंट्राडिक्शंस आने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। आपने इंस्टाग्राम रील में बहुत सिविक सेंस सुन लिया होगा, तो ये सिविक सेंस का बेसिक क्या है? ये बेसिक सोशल साइंस ही है, ठीक है? फिर है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट बिज़नेस एंड मनी, राइट? अब मेट्रो स्टेशंस खुले हैं, तो मेट्रो स्टेशन इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट बाय अ गवर्नमेंट और बाय एन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, है ना? तो कोई छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, करोड़ों रुपए लगेंगे मेट्रो स्टेशन खोलने में या फिर मेट्रोज़ को रन करवाने में। अब उसके लिए हमको टिकट्स का प्राइस रखना पड़ेगा, टिकट का प्राइस बहुत हाई हो गया, तो भी कोई नहीं बैठने आएगा और बहुत लो हो गया तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो एक एप्रोप्रिएट लेवल रखना पड़ेगा हमको टिकट के प्राइसेज़ का भी, ठीक है? जिससे हमारा रेवेन्यू भी जनरेट अच्छे तरीके से होता रहे और एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस हमेशा चलता रहे, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, जिसमें हम देखते हैं कि कितने लॉन्ग रन में हम अपना इन्वेस्टमेंट को के रिटर्न्स अच्छे से पा सकते हैं और प्रॉफिटेबल रिटर्न्स पा सकते हैं, ठीक है? अब ये 4 ही सब्जेक्ट है जो आपको मेजॉरिटी 10 तक पढ़ने हैं, ठीक है? उसके बाद जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं या परस्यू करते हैं आर्ट्स को एज़ अ सब्जेक्ट एज़ देयर करियर, तो उनको और सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, है ना? ये सब सब्जेक्ट भी ह्यूमैनिटीज़ में ही आते हैं, ठीक है? तो सोशियोलॉजी इज़ नथिंग, इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी भी हो सकती है, बाहर की भी सोसाइटी हो सकती है एंड मतलब एज़ अ होल सोसाइटी कैसे वर्क करती है, कैसे कल्चर वर्क करते हैं, कल्चर में क्या ऐसी प्रैक्टिसेस होंगी जो शायद कल्चर को आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो वो सब हम क्या करते हैं सोशियोलॉजी पढ़ते हैं कि शेयर्ड आइडेंटिटी हमारी कैसे है ना? हम सब जैसे अगर हम जैसे किसी पर्टिकुलर सिटी में रह रहे हैं और किसी और सिटी के इंसान से मिलेंगे, तो हम उसको एज़ आवर सिटी इंट्रोड्यूस करवाएँगे, हम इस सिटी से हैं, है ना? पर अगर हम किसी फॉरेनर से मिलेंगे तो हम उससे कभी भी नहीं कहेंगे कि हम लखनऊ से हैं या हम दिल्ली से हैं, हम कोलकाता से हैं। हम उससे कैसे कहेंगे वी आर इंडियंस, राइट? तो वी हैव अ शेयर्ड आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, उसके बारे में हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड एंथ्रोपोलॉजी में हिस्ट्री और थोड़ा-सा साइंस का भी इसमें पार्ट रहता है। वो अगर आप में से कोई परस्यू करेगा तो आप आगे पढ़ेंगी, बट दिस इज़ द ओवरऑल आइडिया ऑफ सोशल साइंस कि सोशल साइंस 2 वर्ड से मिलके बना है सोशल एंड साइंस। सोशल मतलब ह्यूमन्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन्स, देयर फैमिली, देयर इंस्टीट्यूशन, देयर कल्चर, देयर रिलीजन, है ना? तो ये सब सोशल का पार्ट है। साइंस का मतलब क्या है यहाँ पे? इसको कई बार स्टडीज़ ही बोला जाता है। बस साइंस का मतलब यहाँ पे क्या है? साइंस इज़ एनीथिंग व्हिच इज़ एविडेंट, है ना? कि हमको दिख रहा है, इसका कुछ एविडेंस है। एनीथिंग इज़ नॉट अ स्टोरी, इट शुड बी बैक्ड बाय अ पर्टिकुलर एविडेंस, है ना? कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें कुछ वॉर हुई थी, ये सब कहानियाँ नहीं है, इनके एविडेंस हैं कि इतने लोग सच में इन लोग की डेथ हुई थी या इतने लोग का सच में इन लोग की आर्मी थी या कुछ भी ऐसा एविडेंस होना चाहिए। एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर सिटी, ये क्या है? ये एविडेंस है कि हाँ, ये सच है, ठीक है? तो इसको हम साइंस में ही पढ़ेंगे क्योंकि फैक्ट्स, एविडेंस, इट्स ऑल अबाउट साइंस, राइट? इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को सोशल साइंस कहते हैं कि सोशली भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमको क्या पढ़ना है? लोग के बारे में पढ़ना है और साइंस भी पढ़ना है और ज्योग्राफी तो बहुत सारा पार्ट साइंटिफिक ही है क्योंकि उसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, विंड के बारे में पढ़ते हैं, ओशन करंट्स के बारे में पढ़ते हैं, विंड मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, जो आप ऑफ कोर्स साइंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है? और उसमें कुछ पार्ट बायोलॉजी का भी आ जाता है जिसके सॉइल वगैरह, तो वो भी। तो इट इज़ कंप्लीटली अ पार्ट ऑफ साइंस एज़ वेल, ठीक है? तो ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, सिर्फ़ हमने डिफरेंशिएशन बना दिया है कि हर सब्जेक्ट को अलग-अलग पढ़ना है, पर सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे इंटरलिंकेजेस है। आप आगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स से मैथ का बहुत इंटरलिंकेज है, वो आपको धीरे-धीरे आगे पता चलेगा, ठीक है? तो मीनिंग ऑफ सोशल साइंस वेरी ईज़ी, मैंने आपको सिमिट से बताने की कोशिश करी। सोशल साइंस इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडीज़ ह्यूमन बीइंग्स, देयर बिहेवियर, रिलेशनशिप, सोसाइटी, कल्चर, इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इज़ एवरीथिंग, आवर फैमिली, आवर स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटिटीज़, ये सब इंस्टीट्यूशन है एंड इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या है? एनवायरनमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, राइट? इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव टुगेदर, ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज, मेक डिसीजन एंड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है? अब आज हमारे यहाँ आस-पास कोई वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ जाए, तो इसको हम सोशली तो डील करेंगे, है ना? इसमें कोई हमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन डील विद द बेसिक सोशल नॉलेज, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं और वही मैंने आपको जो भी बताया कि द टर्म सोशल रिफर्स टू सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, व्हाइल साइंस रिफर्स टू सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी, राइट? देन इट मीन्स सोशल साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप, ठीक है? तो ये आप अपनी बुक में या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे तो आई एम श्योर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
अभी तो मैं ऐसे ही ये वीडियोज़ बना रही हूँ विदाउट एनी टेक्स्ट बुक, क्योंकि अब टेक्स्ट बुक का तो बहुत ज़्यादा वेट हम लोग नहीं कर सकते। बट वन्स टेक्स्ट बुक विल बी देयर, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट आल्सो, ठीक है? अब है स्कोप ऑफ सोशल साइंस, आपके सिलेबस का सेकंड पॉइंट जो दिया गया है, वो है स्कोप ऑफ सोशल साइंस। पहले तो हम पता करते हैं कि स्कोप का ही मतलब क्या होता है। अब तक आई एम श्योर आपने स्कोप एज़ अ वर्ड कहीं आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा है। स्कोप मीन्स वास्टनेस, है ना? किस किस एस्पेक्ट में एप्लीकेशंस लग सकते हैं सब्जेक्ट के, ठीक है? क्या इसका सब्जेक्ट मटेरियल है, क्या ऐसा कंटेंट है, क्या टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, यही स्कोप है, ठीक है? जैसे सोशल का स्कोप बहुत वास्ट है। आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग अंडर द सन इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है? कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सोशल साइंस के अंदर है नहीं, ठीक है? सब कुछ ही सोशल साइंस से रिलेटेड है ना? तो सोशल साइंस का स्कोप बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ब्रॉड है, बहुत डीप है, बहुत वास्ट है, ठीक है? और क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी तो हर जगह ही है, इंस्टीट्यूशंस हर जगह है, रिलेशनशिप्स हर जगह हैं, तो उसकी स्टडी ही हम सोशल साइंस में करते हैं। इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग बोथ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स एंड कंटेम्परेरी चैलेंजेस। हमने बहुत बार सुना है या बच्चे बहुत बार कंप्लेन करते हैं कि मैम हमने सीखा है मूव ऑन करना, हमको सब कुछ सिखाते हैं कि मूव ऑन करना है लाइफ में, पर फिर हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, है ना? या पास्ट में क्यों डील करते हैं? तो इसका भी आंसर आपको सोशल साइंस में ही मिलेगा, ठीक है? कि क्यों हमको हिस्ट्री में इतना पढ़ना पड़ रहा है, या क्यों हम पास्ट के इवेंट्स के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है? जबकि हमको सिखाया गया है लेट्स मूव ऑन, राइट? तो हमको इस बारे में पढ़ना है। और क्योंकि अब हमारी प्रॉब्लम सिर्फ कंट्री स्पेसिफिक नहीं रह गई हैं, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सब ऐसे ही चैलेंजेस हैं जो एक कंट्री अकेले डील नहीं कर सकती। इसमें हमें ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए। तो हमें एज़ इंडियन सिटीज़न की तरह नहीं सोचना, हमें एज़ अ ग्लोबल सिटीज़न सोचना है, ठीक है? तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपको सोशल साइंस से ही मिलती है, ठीक है? अब है इसके 4 ब्रॉड पार्ट्स हैं, वैसे तो इसके 4 पार्ट्स अलग-अलग हैं और आपको सारे पार्ट्स डीप में पढ़ने हैं, सबका स्कोप, सबके इंटर रिलेशंस, पर ये आपको नॉर्मली बताया गया है, जो आपका 3 या 4 मार्क का आंसर है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि हिस्ट्री इज़ व्हाट डीलिंग विद पास्ट इवेंट एंड स्टडीइंग देयर इम्पैक्ट एंड व्हाट आर द रिलेशन विद द प्रेजेंट इवेंट्स, राइट? किसी भी चीज़ की हिस्ट्री अगर हम पढ़ लेंगे, तो हम समझ पाएँगे कि हमें क्या मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है। आपसे हमेशा कहा गया है मूव ऑन करने के लिए, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए। पर कभी भी आई एम श्योर आपसे किसी ने ये तो नहीं कहा होगा कि अपनी लाइफ़ से सीखो मत या लर्न मत करो। हमें अपने पास्ट इवेंट से लर्न करना है और उसके लिए ही हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे अभी कुछ ही साल पहले कोविड आया था, पैंडेमिक, इट्स अ ह्यूज पैंडेमिक, और इतने सारे लोग की डेथ हो गई, इतने सारा ह्यूज मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो अब ये हिस्ट्री ही है, क्योंकि अब ये तो हो चुका है ना? अगर हम इसे सीखेंगे नहीं, है ना? तो अब क्या होगा, क्लाइमेट तो वैसे चेंज हो ही रहा है। एक नया पैंडेमिक दोबारा आ सकता है और अगर हमने उस पैंडेमिक से नहीं सीखा तो हम फिर से वही मिस्टेक्स करेंगे, है ना? फिर से हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। फिर से हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने लग जाएगी। तो हमें ये करना है, अपनी हिस्ट्री से सीखना है और उसको आगे जाके अप्लाई करना है। उसकी लर्निंग से हमें और डेवलपमेंट्स करने हैं। तो इसलिए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और भी मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि सोशल साइंस कितना अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है? बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस आप इसको आराम से सुनते रहिए और देखते रहिए अपने आस-पास, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है? फिर है ज्योग्राफी। जिन भी बच्चों को साइंस अच्छी लगती है, उनके लिए ज्योग्राफी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में हम ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट इज़ मेजॉरिटी ऑफ साइंस ओनली, है ना? कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, उसमें हम माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस पढ़ते हैं, विंड सर्कुलेशन पढ़ते हैं, ओशन सर्कुलेशंस पढ़ते हैं, ओशन में कैसे करंट्स हैं हम वो पढ़ते हैं, ठीक है? कोई भी पर्टिकुलर प्लेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ठंडी नहीं हो सकती, क्योंकि ओशन का वार्म वाटर वहाँ पे पहुँच रहा है, या फिर जो गर्म है वहाँ पे ओशन का कोल्ड करंट यहाँ पे पहुँच रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है? तो ये बहुत सारा पार्ट साइंस का है, तो जिन भी बच्चों को साइंस पसंद है उनको ज्योग्राफी मेजॉरिटी पसंद होती है एक्सेप्ट मैथ्स, राइट? एंड देन इकोनॉमिक्स, जिन भी बच्चों को कॉर्पोरेट कल्चर में जाना है, सीए बनना है, या आगे इनका कॉमर्स बैकग्राउंड या बिजनेस का बैकग्राउंड वो चाहते हैं, तो उनके लिए इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट जस्ट अ बिजनेस डील। इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट बैंक, इट्स अबाउट क्रेडिट, राइट? और प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, हमें कोई चीज़ कितनी प्रोड्यूस करनी है, कब तक प्रोड्यूस करनी है, उससे क्या इम्पैक्ट है ना? वो सब हमको मार्केट की डिमांड, ये सब हमको पता चलता है। जैसे मेट्रो वाले हमने केस में देखा, ठीक है? अब मेट्रो के वाले केस में आप मान लीजिए कि हमने सोचा है कि हर रोज़ 200 लोग तो ट्रैवल करेंगे मेट्रो से, है ना? लेकिन क्या हो रहा है, सिर्फ़ 100 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो बिज़नेस बहुत ही लॉस में जाने वाला है और उससे क्या रिज़ल्ट होगा? उससे मेट्रो के टिकट के प्राइस बढ़ जाएँगे।
है ना? लेकिन अगर यही होने लग जाए कि 200 की जगह 300 लोग आने लग गए हैं, है ना? यानी कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, हमको मेट्रो और लानी पड़ेगी अपने सिटी में, तो वही हम सब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है? उसमें हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, कितना प्राइस रखना है टिकट का, ये सब हमको उसमें डिस्कस करना होता है। फोर्थ पार्ट इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज अबाउट कि हमें लॉस कैसे बनाने हैं। सी पॉलिटिकल साइंस का जो मेन कंपोनेंट है वो है कि गवर्नमेंट के लिमिट्स क्या होती हैं, ठीक है? हमको इसमें मेन यही पढ़ना होता है। हमें पता नहीं है, हम देखते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में आज के टाइम में, या बहुत सारे इनोसेंट लोग को फोन कर करके डरा दिया रहता है कि आपके ऊपर ये चार्ज लग गया, आपके ऊपर वो चार्ज लग गया। पर अगर उन्हें बेसिक राइट्स अपने पता होंगे, बेसिक ड्यूटीज पता होंगी, गवर्नमेंट की लिमिट्स पता होंगी, तो शायद वो इतना जल्दी इन बातों में नहीं आएंगे और अपने मनी को, अपने रिसोर्सेज को बचा पाएंगे, ठीक है? तो एज अ इंडियन सिटीजन, एज अ ग्लोबल सिटीजन, हम सबको अपने राइट्स, स्पेशली अपनी ड्यूटीज पता होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की लिमिट्स क्या है, ठीक है? हम लोग को लगता है गवर्नमेंट आर अवर पेरेंट, नो, गवर्नमेंट आर अवर सर्वेंट, एग्जैक्टली राइट। हम उनको चूज कर रहे हैं, हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, है ना? तो अगर हमको ये बात पता चलेगी ना, तो हमारा जो ये कल्चर है ना कि लीडर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इससे देना, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पार्ट है, वो थोड़ा कम हो जाएगा और हम अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर पाएंगे और अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, अच्छे से वोट कर पाएंगे, ठीक है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अब इसमें आपको चारों सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है कि सब्जेक्ट कंटेंट क्या है, इंटर रिलेशंस क्या है, और कैसे वो इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ में। पर इस वीडियो में मैं आपको दो ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, हिस्ट्री और आई थिंक वन इज मोर, ज्योग्राफी, राइट। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हम इसमें कवर करेंगे, एंड पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स का हम सेकंड पार्ट करेंगे और बाकी पार्ट भी उसमें कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री, जैसा मैंने आपको बताया, पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ना है हमें, सोसाइटीज के बारे में पढ़ना है, सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। अब क्यों पढ़ना है, ठीक है? मैं आपको, आपका शायद इसी जो आपका न्यू टेक्स्ट बुक आई है, इसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है? या फिर आपने इसको सिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना? तो क्या हुआ था कि जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई थी, हमारे इंडिया में रूल करने के लिए आई थी, तो उनका मानना था, जब उनसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म से पूछा गया कि आपने क्यों कॉलोनाइज करा इंडियंस को, तो दे गिव द रीजन कि हम उनको सिविलाइज करने गए थे। वो लोग तो सिविलाइज्ड नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि सिविलाइजेशन होती क्या है, लोग के रहने का तरीका क्या होता है। पर जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 4500 ईयर्स पुरानी है, जब उसके एविडेंस सामने आए, तो हमें क्या पता चला कि हमसे तो सिविलाइज तो कोई और था ही नहीं, है ना? हमने उस समय ही इतना हाइजीन को लेके मेंटेनेंस कर रखा था, उस समय ही इतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने प्रॉपर बिल्डिंग्स, इतने प्रॉपर ग्रैंडरीज बने हुए थे। जब लोगों को बिजनेस के बारे में पता नहीं था, तब से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? तो अपने हिस्ट्री के बारे में पता जितना हमें होगा, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम और लोगों से फूल कम बने, और लोगों को कम फूल बना पाए, ठीक है? और प्लस इसमें लर्निंग्स वाली बात भी है कि जितना हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें पता रहता है कि आगे हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। जैसे पहले जो आपका 9th में पार्ट था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक चैप्टर था, जिसमें ये बात कही थी कि जिसका ये मेन लेसन क्या था? मेन लेसन ये था कि अगर पावर एक्विजिशन ज़्यादा हो जाएगा, पावर एक्यूमुलेशन सिर्फ कुछ लोग के हाथ में रहेगा, ओनली इन फ्यू हैंड्स, तो हमेशा रिवोल्ट क्रिएट होने के चांसेस रहेंगे, हमेशा सिविल वॉर होने का चांसेस रहेगा। इसीलिए आज हम देखते हैं कि मेजॉरिटी कंट्रीज में पावर एक्यूमुलेट नहीं हो पाता। स्पेशली हमारी कंट्री में कौन सा प्रोविजन चल रहा है ना? हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग चलती है, राइट? फेडरलिज्म स्ट्रक्चर्स चलते हैं, जिसकी वजह से पावर किसी एक के पास पूरी तरह से अक्यूमुलेट नहीं है। हर कोई किसी ना किसी को अकाउंटेबल है, हर कोई किसी ना किसी को अकाउंटेबिलिटी लेके चलता है। कोई भी सुप्रीम नहीं है हमारे इंडिया में, राइट? कि हम ये सबसे सीनियर है, इनसे सीनियर तो कोई और है ही नहीं। हर किसी के अपने अपने एस्पेक्ट्स है, हर किसी के अपने अपने एरियाज है काम करने के, ठीक है? तो ये हमने वहीं से सीखा है, राइट? अब जो भी कंट्री इसको नहीं सीखेगी, उसमें क्या होगा? उसमें हम देखिए ना आजकल क्या हो रहा है, सिविल वॉर किसी कंट्री में होना, है ना? कूप हो जाना किसी कंट्री में, कूप है समथिंग जहाँ पे आर्मी ही पूरा तख्ता पलट कर देती है और आर्मी पूरा कंट्रोल कर लेती है। श्रीलंका, बांग्लादेश में हम देख रहे हैं सिचुएशन कैसी हो रही है, ठीक है? तो अगर हिस्ट्री से हम सही से सीख लेंगे, तो इसका बहुत अच्छा चांसेस होने वाले हैं कि हम अपने लाइफ में कम गलतियां करेंगे, और एज अ कंट्री और एज अ ग्लोबल सिटीजन हम अच्छे से इवॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? अब है कि स्कोप ऑफ हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री को भी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। पहला है पॉलिटिकल हिस्ट्री, हम मेजोरिटी पॉलिटिकल हिस्ट्री से ही डील करते हैं, ठीक है? हम सबसे पहले यही तो पढ़ते हैं कि राजा कहाँ रूल करता था, कैसे रूल करता था, या फिर उसकी क्या पॉलिसीज थी, क्या पॉलिसीज उसको अच्छा राजा बनने दिया, कि जिस राजा की पॉलिसी खराब रहती है वो राजा अचानक से हट जाता है, या उसको कोई मार देता है, या ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है? तो द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, फ्रीडम मूवमेंट, ये सब पॉलिटिकल साइंस के बारे में ही हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। सी,
हिस्ट्री में अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं होगा, तो इट्स मोर अ लिटरेचर ओनली, है ना? जैसे स्टोरीज़ हैं, जो आपने बहुत मुझे लगता है मतलब एक्सपीरियंस करा होगा कि मैम हिस्ट्री तो सिर्फ़ हमको स्टोरी लगती है कि ये सिर्फ़ स्टोरी है सुन के खत्म करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री इज़ कंपाइल्ड विद पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में अगर हिस्ट्री नहीं होगी, तो वो सिर्फ़ फैक्ट बन जाएगा, है ना? सो एनीथिंग एनी हिस्ट्री व्हिच लैक्स पॉलिटिकल साइंस इज़ मेयर लिटरेचर, राइट? लिटरेचर की तरह वो काम करने लगता है, उसका कोई सेंस नहीं बन जाता। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के साथ जब हम उसको देखते हैं, तो हमको समझ में आता है कि एज़ अ गवर्नमेंट हमें क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और क्या पॉलिसीज़ नहीं। जैसे अशोका द ग्रेट के टाइम पीरियड में जब उन्होंने एक वॉर जीत ली थी, पर वॉर जीतने के बाद उन्होंने जब ये देखा कि डिस्ट्रक्शन कितना हुआ दोनों ही पार्टीज़ को, भले ही मैंने वॉर जीती पर मेरी भी पब्लिक कितनी डिस्टर्ब हुई है, कितने रिसोर्सेज़ हमारे खराब हुए हैं। तो उन्होंने तब से क्या डिसाइड करा कि अब से नो वॉर, हमारे किंगडम में कोई भी वॉर नहीं होगी, है ना? तो ये वो पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने एक वॉर जीतने के बाद डिसाइड करा कि वो वॉर नहीं करेंगे, वरना तो हमारा ईगो और बढ़ जाता है वॉर जीतने के बाद कि अब तो हम और वॉर करेंगे, पर हम उनसे ही लेसन ले सकते हैं, ठीक है? तो ये पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री हो गया। अब है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री इंडिया की बहुत, मैं कहूँगी, अच्छी नहीं रही है। पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री थी, सोशल हिस्ट्री, वो बहुत अच्छी थी क्योंकि उस समय वुमेन को इक्वल राइट्स दिए गए थे, वुमेन्स ही लीड करती थी अपनी फैमिली को। आज भी ट्राइबल इंडिया में, ट्राइबल कल्चर में मैट्रियार्की ही प्रैक्टिस होती है, यानी कि वहाँ के जो मेजर डिसीजंस होते हैं, वो वुमेन ही लेती हैं। और हमारा इंडियन कल्चर तो हमेशा से मैट्रियार्की ही रहा है। ये पैट्रियार्की तो पता नहीं हमारे अंदर कहाँ से आ गई, क्योंकि आप जितने भी भगवान अपने देखेंगे, है ना? उन सब के नाम के साथ उनकी मदर का या वाइफ का नाम सबसे पहले आगे आता है। पर आज हम अपने घरों में क्या देखते हैं? आज हम अपनी नेम प्लेट्स पे क्या देखते हैं? वाइफ ऑफ हिम, या फिर डॉटर ऑफ दैट, है ना? ये सब आज के कल्चर हो गए हैं। पैट्रियार्की इज़ अ न्यू थिंग फॉर इंडिया, बट मैट्रियार्की इज़ द सोल ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है? तो सोशल हिस्ट्री में हम यही सब पढ़ते हैं। सोशल हिस्ट्री ना चाहते हुए हमारी इंडिया की थोड़ी-सी खराब रही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे साथ क्या करा, डिवाइड एंड रूल का खेल खेला, और उसकी वजह से सोसाइटी बहुत सारे स्ट्रेटा में डिवाइड हो गई। जिसमें हम आज देखते हैं एससी एसटी कल्चर, या फिर हम किसी किन लोगों को बहुत बैकवर्ड क्लास समझते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। पर हम उन्हें ऐसा समझते हैं और हम उन्हें वैसा रखते हैं, इसलिए उनको रिजर्वेशंस देने पड़ते हैं और उसके हिसाब से आगे काम करना पड़ता है। तो सोशल हिस्ट्री ये होगी कि सोशल प्रैक्टिसेस को पढ़ा जाए, और उसमें दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय और ज्योतिबा बाई फुले। इन दोनों ही लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं वुमेन्स को आगे बढ़ाने में और उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? उनके एजुकेशन के लिए, वुमेन लिटरेसी के लिए, वुमेन इक्वल राइट्स के लिए इन दोनों लोगों ने बहुत काम किया है। और उस समय तो सती प्रथा भी चलती थी, तो उसको, उस सती अबॉलिशन के लिए भी इन दोनों के बहुत सारे एफर्ट्स रहे। सो वी कांट इग्नोर देम, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री। इकोनॉमिक हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक और हिस्ट्री को साथ में पढ़ना। जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे पूरे ग्लोबल लेवल पे, ठीक है? पूरे पूरे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बिखर गए, टूट गए, है ना? इतना ज़्यादा, इतने बड़े लेवल लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। लेकिन तब से लेकर अब तक ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया, और उम्मीद है शायद आगे ना भी आए, ठीक है? अनटिल और अनलेस ट्रम्प टैक्स और ये अपने जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसको रोक दें, तब तक तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ पाएगा। पर जैसे वॉर सिचुएशंस चल रही हैं, तो शायद वो ये क्राइसिस आ सकते हैं, है ना? पर अब हम उनसे सीख चुके हैं, है ना, कि फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे डील करना है ना? इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को लोन्स लेने पड़ेंगे, तो नाउ वी कैन डील इट विद बेटर इंटेलिजेंस, राइट? पहले कोई चीज़ इकोनॉमिकली नई नहीं होती तो हम उसको डील नहीं कर पाते, ठीक है? पर अब हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हम उसको डील कर सकते हैं। और इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से भी हम सीख सकते हैं कि उनकी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ क्या थी, कि इंडिया को सिर्फ एज़ अ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करना है, इंडिया के सोर्सेज़ को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करना है। किसी भी कंट्री को अगर हम ऐसे यूज़ करेंगे तो उसका डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है? तो उससे भी हम सीख सकते हैं कि टैक्सेशन कैसे लगाना है, एग्रीकल्चर कैसे रखना है, ट्रेड कैसे, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कैसे होगा, वो सब हमको इकोनॉमिक हिस्ट्री का ही पार्ट होता है, ठीक है? कल्चरल हिस्ट्री, हम देखते हैं इंडिया कल्चर इतना वास्ट है, इतनी सुंदर-सुंदर बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, है ना? इतने सुंदर-सुंदर पिलर्स, और हम देखते हैं किंग्स के इतने सुंदर-सुंदर महल, है ना? तो वो सब क्या है, इंडिया का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, जो कि ना चाहते हुए आजकल लोगों ने बहुत खराब कर दिया वहाँ पे जा के वीडियो शूट करने से और वहाँ पे गंदगी करने से। पर हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और कल्चरल हिस्ट्री हमको सिखाता है कि हमारी आर्ट कितनी रिच रही है। आज एआई आ गया, आज एआई ने स्ट्रक्चर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, पर हमारी खुद की कल्चर कितने अच्छे रहे। पूरे-पूरे रॉक्स को काट-काट के रॉक के ही टेम्पल बने, रॉक कट टेम्पल्स बने हैं हमारे यहाँ, ठीक है? तो ये कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट हो गया।
एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री ओनली। वैसे उसका एक्सटेंडेड पार्ट है कि हमको अपने एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस जो पहले हो चुकी है, जो प्रैक्टिसेस खराब, उनको फॉलो दोबारा नहीं करना है, और जो भी प्रैक्टिसेस ने अच्छा रिजल्ट दिया है ना, उनको फॉलो हमेशा करना है, राइट। जैसे रूल ऑफ लॉ प्रैक्टिस है, आई गेस अमेरिकन इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, मे बी अमेरिकन और ब्रिटिश, आई एम मिसिंग अप विद दिस, पर शायद अमेरिका ब्रिटिश में से एक ही सी है, तो रूल ऑफ लॉ हमने वहां से लिया है, राइट। तो हमें क्या पता चलता है कि लॉ अगर सबसे सुप्रीम रहेगा तो इक्वालिटी और जस्टिस अच्छे से प्रोवाइड हो पाएगा, राइट। ये तो हो गया हिस्ट्री का पार्ट। अब इंटरकनेक्शंस क्या है, ये भी स्कोप का एक्सटेंडेड पार्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। हिस्ट्री और ज्योग्राफी इंटरलिंक कैसे है या इंटरकनेक्टेड कैसे है, ठीक है, कैसे इन दोनों के बीच में कनेक्शन डेवलप होते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में। सी, ज्योग्राफी से ही डिसाइड होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का कल्चर क्या होगा, वहाँ के फूड पैटर्न्स क्या होंगे, वहाँ के क्लोथिंग स्टाइल्स क्या होंगे। अब आज आप किसी की क्लोथिंग स्टाइल को देख के जो हम अपने कमेंट्स पास करते हैं या उनको डिसवैल्यू करते हैं, इट इज़ नॉट राइट, है ना? हर किसी का कल्चर, हर किसी के क्लोथिंग पैटर्न उनके ज्योग्राफी पे डिसाइड करते हैं। जैसे सेंट्रल एशिया में धूप बहुत ज़्यादा होती है, राइट? डेज़र्ट एरिया है वहाँ पे, एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं हो सकता था, तो इसीलिए वहाँ के लोग को ना चाहते हुए भी नॉन वेजिटेरियन डाइट लेनी पड़ी। अब आज हम उठ के खड़े हो जाए कि नहीं-नहीं नॉन वेजिटेरियन इज़ वेरी अनएथिकल, है ना? सो इट इज़ नॉट राइट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ज्योग्राफी, देयर कल्चर, सो वी कांट वी कांट जज देम, राइट? तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे ही रिलेटेड है। और हमने हमेशा से हिस्ट्री में देखा है कि जो भी सिविलाइजेशंस होंगे या ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगे, वो हमेशा एक रिवर के पास ही होते हैं। रिवर के पास क्यों होते हैं? क्योंकि रिवर इज अ गुड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड इट प्रोवाइड्स अ फर्टाइल सॉइल, है ना, जिसमें हम एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाए। और क्योंकि रिवर है तो रिवर से ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हैं आराम से, तो उसके लिए भी, ठीक है, तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर क्लोजली लिंक्ड, राइट। सेकंड इज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। मैंने आपको पहले ही बताया कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ एक फैक्चुअल बेसिस बन जाएगा अगर हम उसमें हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म इज एवरीथिंग अबाउट हिस्ट्री, राइट। जैसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा, अब ब्रिटिश रूल भले ही हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा, सबसे ज़्यादा हमारे लिए सबसे डिसएडवांटेजेस ही रहा है हमारी हिस्ट्री के लिए वो, लेकिन अगर वो नहीं होता तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो भी नहीं बन पाता, ठीक है। ब्रिटिश टाइम के कुछ एक्ट्स भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेटेड है ना, उस समय की भी कुछ चीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, राइट। एंड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक, जो कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक कंडीशन हिस्टोरिकल इवेंट्स को शेप करती है। इकोनॉमिकली ही लोग परेशान होके ही रिवोल्ट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, फ्रीडम मूवमेंट हो, या ऐसा कोई भी जो हमने बिग लेवल की वॉर देखी है, वो उसका बेस इकोनॉमिक्स ही रहा है। कहीं भी इकोनॉमिक्स की वजह से लोग को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, लोग परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, लोग अपने प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लग रही है, बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, या मेजरमेंट का इशू आ रहा है, किसी एरिया में 1 सेंटीमीटर का मतलब कुछ और है, किसी एरिया में 1 सेंटीमीटर का मतलब कुछ और है, तो ये ही कंडीशंस क्रिएट करती हैं वॉर सिचुएशंस या फिर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। तो उससे भी हम ऑफ कोर्स सीख सकते हैं। सोशल साइंस इज ऑल अबाउट लर्निंग ओनली, राइट। अब है इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री पढ़ने की, जैसे कि मैंने आपको बताया, मूव ऑन करना है, पर अपनी लर्निंग्स को साथ लेके चलना है, दोबारा से वो गलतियां करने से हमें बचना है। जैसे आप भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आपके मार्क्स कम भी आ गए, आपको उससे मूव ऑन करना है, पर आपको याद रखना है कि आपने क्या मिस्टेक्स करी थी, आप उससे मूव ऑन मत करिए, उसको साथ रख के अपना आगे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करना है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है, हमें लोग को लगता है कि सिर्फ साइंस में ऐसा होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ के, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ के हमको पता, हम अपनी डिसीजन मेकिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं कि हमें आगे कौन से डिसीजन स्पेशली एट अ हायर लेवल नहीं लेने। जब हमारे पास पोजीशन आ जाती है, पावर आ जाती है, तो पावर अथॉरिटी में आके हमें कैसे डिसीजंस लेने हैं और कैसे डिसीजंस नहीं लेने हैं। अपनी कल्चरल हेरिटेज और नेशनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए हम हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, राइट। प्रोवाइड लेसन फ्रॉम पास्ट सक्सेसेस एंड फेलियर्स, है कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिसने किसी किंग को एक्सट्रीम सक्सेस प्रोवाइड करी। जैसे मुगल एम्पायर में हमने बहुत सारे किंग्स के बारे में पढ़ा है, पर अकबर इज वन सच किंग जिसके बारे में आज भी हम इतना इंस्पिरेशन लेते हैं, और आज भी मूवी सीरियल सिर्फ अकबर के लिए ही बनते हैं, और किसी मुगल एम्पायर के लिए क्यों नहीं बनते, बिकॉज अकबर की रिलीजियस टॉलरेंस बहुत अच्छी पॉलिसीज थी, वो रिलीजियस को टॉलरेट कर पाता था। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा कि उनके किंगडम में कोई और रिलीजन फॉलो नहीं होगा। इवन उन्होंने अपनी मैरिज के बाद, जोधा के मैरिज के बाद
हिंदू कल्चर को प्रमोट भी किया, है ना? उनको हमेशा आराम से रहने दिया। तो रिलीजियस टॉलरेंस की वज़ह से वो इतने पॉपुलर थे, है ना? अपनी टॉलरेंस पॉलिसीज़ की वज़ह से वो इतने पॉपुलर थे और आज भी हम उनकी सक्सेस देखते हैं और आज भी हम अपने कंट्री में सेक्युलरिज़्म के प्रोविज़न से उसको फ़ॉलो करते हैं, राइट? और फेलियर से भी, है ना? उनके ही आगे वाली जनरेशन्स ने क्या करा? बिल्कुल एक्सट्रीमली इंटॉलरेंट हो गए। बिल्कुल भी कोई भी रीजन को अपने किंगडम में चलने ही नहीं दे रहे अनटिल अनलेस इट्स मुगल रिलेटेड, राइट? तो उससे क्या हुआ? बहुत जल्दी फेलियर हो गया उनका किंगडम और ईस्ट इंडिया कंपनी भी फिर आ गई और उन्होंने पूरा एम्पायर ही अपने हाथ में ले लिया, राइट? प्रमोट्स इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप, ये सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये पूरे सोशल साइंस का ही मोटिव है कि आपको एक इन्फॉर्म सिटीजन बना दिया जाए। आपके राइट्स क्या है, आपके ड्यूटीज क्या है, आपको कोई जल्दी बेवकूफ़ ना बना पाए, राइट? जो भी पढ़ा लिखा होगा उसको कोई भी वैसे भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पर अगर आपको राइट्स और ड्यूटीज अपने पता होंगे, लिमिट्स पता होंगी गवर्नमेंट की, पुलिस की, तो आप अच्छे से सिटीजन बन पाएंगे और अपनी ड्यूटीज को बेटर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है? यहाँ पे छोटा सा कोड भी दिया है, द मोर यू नो अबाउट द पास्ट द बेटर प्रिपेयर्ड यू आर फॉर द फ्यूचर। जितना आप अपने पास्ट के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे, उतना ही फ्यूचर में आप बेटर परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ज्योग्राफी, राइट? तो ज्योग्राफी, जैसे कि मैंने को बताया कि इसका इंटर रिलेशन साइंस और इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है, कि हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजीज अब बढ़ती जा रही है, क्लीन टेक्नोलॉजीज का टाइम आ गया है ना, जिससे हम टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ाएं पर एमिशंस हमारे अच्छे हों, है ना? एमिशंस में मान लीजिए वाटर एमिट हो रहा है या ऑक्सीजन एमिट हो रही है तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, राइट? तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन कैन, यानी कि हम इसमें अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ के ऊपर, अर्थ के नीचे, अर्थ का पानी, अर्थ के लैंड, अर्थ का सब कुछ हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अर्थ पे रहने वाले लोग, अर्थ पे रहने वाली ह्यूमन सेटलमेंट्स, इस सब का हम लोग नॉलेज ज्योग्राफी में ही लेते हैं। तो ज्योग्राफी हेल्प अस अंडरस्टैंड द अर्थ, इट्स फिजिकल फीचर्स, the relationship between human and human environment, right? It examines both natural features like mountain, valleys, plain, plateau, है ना? और it also interact with human forces like population, agriculture, settlement, industries, minerals, है ना? इन सब को भी लेके हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसलिए ज्योग्राफी मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होती है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। आगे जो भी बच्चा 11th-12th में लेता है ज्योग्राफी एज़ अ सब्जेक्ट, उनको फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों पढ़नी पड़ती है, ठीक है? तो स्कोप क्या है? वही फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम फिजिकली चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। लैंड फॉर्म्स कैसे हैं, क्लाइमेट कैसा है, रिवर्स कैसे फ्लो कर रही हैं, सॉइल हर जगह कैसे है, मिनरल पार्टिकल्स कैसे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इंडिया एज़ अ कंट्री कैसे डेवलप हुई, राइट? है ना? इंडिया पहले इंडिया ऐसे ही नहीं बनी थी। इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट थी, जो कि यूरेशियन प्लेट से टकराती है और फिर इंडिया का फॉर्मेशन होता है, फिर हिमालयंस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी में डील करते हैं, ठीक है? सेकंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी, कि ह्यूमन ज्योग्राफी प्लेन एरिया पे ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा होता है, माउंटेन एरिया पे ह्यूमन सेटलमेंट कम होता है, मिनरल्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगेंगी, है ना? तो ये सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन पैटर्न क्या है, पॉपुलेशन का राइज़ कैसे होता है। पहले पॉपुलेशन बहुत कम होती है, डेथ रेट भी ज़्यादा होता है, बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है। धीमे-धीमे डेथ रेट होना स्लो होता है पर बर्थ रेट नॉर्मल रहता है और फिर जब स्टेबल होता है तो बर्थ रेट भी नॉर्मल होता है, तो डेथ रेट भी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? जैसे पहले बर्थ रेट ज़्यादा था, तो डेथ रेट भी ज़्यादा था। लोग ज़्यादा मतलब जाते थे क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था। कोई भी छोटी-मोटी बीमारी हुई एंड इट विल लीड देम टू डेथ, राइट? पर धीमे-धीमे जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी होती गई वैसे-वैसे डेथ रेट कम होता गया। पर बर्थ रेट तो वैसे ही रहा, जो कि आज भी प्रॉब्लम है। पर धीमे-धीमे पॉपुलेशन स्टेबलाइज़ भी करती है। जैसे जापान में हम देख रहे हैं ना कि बर्थ रेट भी कम हो चुका है, ठीक है? तो इट विल आल्सो क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? और कैसे अर्बनाइजेशन से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अर्बनाइजेशन मीन्स व्हाट? कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम रूरल एरिया से लोग अर्बन में शिफ्ट होते हैं, अर्बन एरियाज में सिटीज़ में शिफ्ट होना चाहते हैं। क्यों सिटीज़ में शिफ्ट होना चाहेंगे? ताकि बेटर लिटरेसी मिल सके, बेटर जॉब्स मिल सके, है ना? बेटर ह्यूमन सेटलमेंट हो सके, बेटर घरों में हम लोग रह सकें, अपनी लाइफ को और बेटर कर सकें, इसलिए। अब सेकंड इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, राइट? सॉरी, थर्ड इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप किसी इंडस्ट्री को ऐसा सेटअप कर दो कि जिसका रॉ मटेरियल उससे बहुत दूर है ना? कि आपको मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्री करनी थी और आपने आयरन के बहुत दूर कर दिया, उसका रॉ मटेरियल जहाँ भी था, वहाँ से बहुत दूर उसको कहीं सेट कर दिया है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही इतना लग जाएगा कि फिर आपका एंड प्रोडक्ट बहुत महँगा होने वाला है, राइट? अगर लेकिन हम उसको मिनरल सोर्स के पास ही कहीं एस्टेब्लिश करेंगे, रॉ मटेरियल पास में ही रहेगा, तो क्या रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा और हमें एंड रिज़ल्ट
सस्ते में मिल जाएगा। जैसे हम देखते हैं शुगर केन इंडस्ट्रीज़ के साथ, राइट? शुगर केन की इंडस्ट्रीज़ गाँव के पास ही सेटअप करी जाती हैं, ताकि शुगर केन वहाँ तक आते तक खराब ना हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचा रहे। इसलिए चीनी हम देखते हैं हमें सस्ते में मिलती है, राइट? और नमक भी, नमक का भी वही सेम है कि ओशंस के पास उसकी इंडस्ट्री सेटअप होती है, ताकि वहाँ से नमक आसानी से हमको मिल सके, ठीक है? तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इन गुजरात, क्योंकि कॉटन वहीं पे उगता है ड्यू टू सुटेबल क्लाइमेट एंड रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ठीक है? द फोर्थ इज इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में बायोम्स पढ़ते हैं, नेशनल पार्क्स पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ते हैं, कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्लीन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना? जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ला सकें इन्वायरमेंट में, ठीक है? इंडिविजुअल एफर्ट्स ला लाके हम अपने इन्वायरमेंट को जितना रैपिड चेंज हो रहा है उसको स्लो डाउन कर सकें, और क्लाइमेट चेंज को जितना हो सके उतना स्लो डाउन कर सकें, ठीक है? तो इसको हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ये भी आपकी ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है? ये क्लाइमेटोलॉजी पार्ट में भी आता है, ठीक है? अब है रीजनल ज्योग्राफी, राइट? हर स्टेट की अपनी ज्योग्राफी अलग है, हर स्टेट के पास अपना कंपेरेटिव एडवांटेज है, राइट? जैसे गुजरात या फिर गोवा, या फिर मैं कहूँगी इधर उड़ीसा वाला पार्ट से, ये जो स्टेट्स हैं ये मतलब ओशन शेयर कर रहे हैं ना, ओशन के पास इनका बॉर्डर है। तो यहाँ पे विंड एनर्जी काफ़ी अच्छी है ना, यहाँ पे विंड टरबाइन ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँगे। हम कहें कि हम उत्तर प्रदेश में, जो कि एक लैंडलॉक स्टेट है, उसमें हम शायद विंड टरबाइन इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएँ। पर लैंडलॉक स्टेट में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रिवर इतने अच्छे से फ्लो करती है, तो शायद यहाँ पे विंड टरबाइन, सॉरी, वाटर टरबाइन अच्छे से काम कर पाएँगे, ठीक है? तो ये हर रीजन की स्पेसिफिक चीज़ें हैं, है ना? किसी रीजन में कुछ बहुत अच्छा है, किसी रीजन में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो ये इसलिए हम रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ताकि हम सारे स्टेट्स का, सारे रीजन का कंपैरेटिव एडवांटेज अच्छे से उठा सकें और अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सकें, ठीक है? जैसे थार डेज़र्ट, जहाँ पे वहाँ पे सनलाइट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होगी, तो सोलर एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा हमको अच्छे से मिलेगी, इन कंपैरिज़न टू चेरापूंजी जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देखिए फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है, यानी कि फॉरेस्ट एस्थेटिक्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पार्क्स जो भी हैं, ठीक है? या फिर नेशनल हब्स, इसका हमको वहाँ पे हब मिल सकता है, ठीक है? तो रीजनल ज्योग्राफी के लिए भी हम इसीलिए पढ़ते हैं, ताकि रीजन बाय रीजन हम उसका कंपैरेटिव एडवांटेज अच्छे से उठा सकें और अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सकें। अब ये 6 बात, बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, ठीक है? और थी तो बहुत पहले से, पर अब जाके ग्रेजुएशन लेवल पे, और अगर आप इसको और अच्छे से एज़ अ करियर चूज़ करेंगे, तो आपको ये टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी आपकी ग्रेजुएशन में, जिसको हम जीआईएस टेक्नोलॉजी कहते हैं। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या फिर सर्वे, ठीक है? इसमें क्या हम कहते हैं, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट स्टडीज़, है ना? सर्वेज़, है ना? सैटेलाइट की वजह से सर्वे करना, सैटेलाइट्स की हेल्प से सर्वे करना, रिमोट सेंसिंग करना, मिनरल्स के पार्टिकल जानना। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो ऊपर से ही बता सकती है कि अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ठीक है? वो ऊपर से बता सकती है कि सॉइल कहाँ पे अच्छी है, सॉइल कहाँ पे अच्छी नहीं है, ठीक है? तो उसको अच्छे से मतलब एफिशिएंटली यूज़ करना भी पार्ट है ज्योग्राफी का। इट इज़ द इंटरलिंक्वेज बिटवीन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स एंड ज्योग्राफी, ठीक है? तो जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जो भी हम ये वेदर फोरकास्ट सुनते हैं, ये हो कहाँ से रही, इसी टेक्नोलॉजी के ही पार्ट है, ठीक है? सैटेलाइट मॉनिटरिंग साइक्लोन्स एंड फ्लड, साइक्लोन आने से पहले से हमको पता चलता है साइक्लोन आने वाला है, साइक्लोन आके तो नहीं बताता, हमको सैटेलाइट के थ्रू ही पता चलता है, तो ये भी उसी का पार्ट है, ठीक है? अब है इंटरकनेक्शंस बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री इंटर रिलेटेड कैसे है, क्योंकि जहाँ पे रिवर अच्छे से बहेगी, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल रहेगी, वहाँ पे ही सेटलमेंट्स होगी, वहीं पे हिस्ट्री ग्रो होना स्टार्ट होगी। हिस्ट्री ग्रो कैसे करते हैं, जहाँ पे जब ह्यूमन एज अ सोसाइटी रहना शुरू करते हैं, ठीक है? और ह्यूमन एज अ सोसाइटी रहना कहाँ पे शुरू करेंगे, जहाँ पे उन्हें अच्छी सिचुएशंस मिल रहे हैं, खाना अच्छे से मिल रहा है, पानी रहने को मिल रहा है, सॉइल अच्छी मिल रही है, कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो वहीं पे ही हिस्टोरिकल इवेंट्स होंगे, हिस्ट्री वहीं से स्टार्ट होना शुरू होगी, ठीक है? तो हिस्ट्री एक्सप्लेन व्हेन इवेंट्स हैपेंड, व्हाइल ज्योग्राफी एक्सप्लेन वेयर एंड व्हाई दे हैपेंड, ठीक है? कि क्यों वहीं पे क्यों हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं और क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंडस वैली ये पांचों रिवर वहीं से बहती हैं, और पांचों रिवर वहां से बहने से क्या होता है, वहां पे हमें अच्छा वाटर और अच्छी फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड होती है, राइट? अब है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे
कि कुछ कैश क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको हम कैश क्रॉप्स बोले, यानी कि उनको बेच के बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसकी भी ज्योग्राफी हमको पढ़नी होती है, ठीक है? और बाकी जो फूड क्रॉप्स है उनसे भी बिज़नेस अच्छा होता है। कहाँ पे कौन-सी क्रॉप ग्रो होगी, कौन-सी क्रॉप को क्या इनपुट चाहिए, क्या रॉ मटेरियल की नीड है, कैसी वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए, कैसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस चाहिए, है ना? हर क्रॉप कहीं पे भी ग्रो नहीं कर सकती, सारी क्रॉप्स को कुछ ना कुछ अलग सिचुएशंस चाहिए। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ऐसे ही इंटरलिंकेज हैं, ताकि कहीं भी जो भी क्रॉप ग्रो हो रही है, कहीं पे जो भी मिनरल मिल रहा है, उसके लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, कैसा लैंडफॉर्म इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए, वो सब हम ज्योग्राफी में पाते हैं। जैसे ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि प्लेट्यूज आर द रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, राइट? तो वहीं पे हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ताकि मिनरल का सोर्स भी हमको अच्छे से मिल जाए और प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हम कर सकें, ठीक है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड हेवीली ऑन ज्योग्राफिकल कंडीशंस, राइट? अब किसी ऐसे एरिया में इंडस्ट्री सेटअप कर दी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, ठीक है? कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स ही वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है हमको, तो फिर वो वर्क नहीं करेगी ना, इट्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, राइट? टी कल्टीवेशन फ्lourishes इन असम ड्यू टू सुटेबल क्लाइमेट एंड रेनफॉल, क्योंकि टी कल्टीवेशन कहीं और नहीं हो सकता, क्योंकि और कहीं इतनी बारिश भी नहीं होती और ना ही कहीं क्लाइमेट ऐसा इतना अच्छा है, ठीक है? फिर है ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। सी, अब जैसे-जैसे कंट्रीज़ और वॉर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारे टेरिटोरियल एक्सटेंड बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारी खुद की कंट्री में हम देख सकते हैं, हमारे इतने प्यारे-प्यारे जो ये हमारे नेबर हैं, जिन्होंने हमारा कुछ लैंड एरिया ले रखा है, ठीक है? तो ये क्यों ले रखा है? हमें परेशान करने के लिए सिर्फ़। तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कैसे काम कर रही है, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे काम कर रहे हैं। सी, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम अगर देखें, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनलैंड इंडिया से बहुत कम कनेक्ट है ना? आप थोड़ा-सा अच्छे से जो इंडिया का मैप देखेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप कैसा है? थोड़ा-सा बहुत कम ही कनेक्शन है वहाँ तक पहुँचने का। पर बांग्लादेश के पास बहुत पूरा कनेक्शन है वहाँ तक पहुँचने का, और हमारे बाकी स्टेट्स के पास भी, बाकी कंट्रीज़ के पास भी पूरा कनेक्शन है वहाँ पहुँचने का। इसलिए भी वहाँ पे थोड़ा कम डेवलपमेंट हो पाया, ठीक है? और क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड था, ट्राइबल लैंड था, इसलिए वहाँ के इश्यूज़ हमेशा से बने रहे, जिसका रिज़ल्ट हम क्या देख रहे हैं आज? नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंसी, या फिर वहाँ पे इतने रिवोल्ट्स होते हैं, वहाँ पे टेररिज़्म बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है? या फिर जम्मू कश्मीर में भी हम ये बात देखते थे कि जम्मू कश्मीर के भी ही इतने टफ लैंडफॉर्म्स की वजह से वहाँ पे मिलिटेंसी हो रही थी, वहाँ पे भी लोग रिवोल्ट कर रहे थे। तो इन सब का भी पार्ट ज्योग्राफी से बहुत रिलेट होता है। जहाँ पे भी ज्योग्राफी टफ होती है, वहाँ के लोग को डेवलप करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इंस्टेड ऑफ एरियाज़ व्हिच आर प्लेन एरियाज़, राइट? एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट? बिकॉज़ टेररिज्म इज़ सच दैट थिंग कि आप समझ भी नहीं सकते कौन से इंटरनेशनल बॉडी से वो अंदर आ जाते हैं और हमारी रिसोर्सेज को, हमारे लोगों को इतना परेशान करते हैं, ठीक है? तो ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जितनी ज़्यादा बाउंड्रीज हमारी फैली हुई रहेंगी, हमें उतनी तकलीफ होने वाली है। जैसे हमारी तो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, हमारे नेबर्स तो बहुत अच्छे हैं ही, ठीक है? ऊपर से हमारा पेनिनसुलर पार्ट पूरा ओशियन से ड्रिवन है, तो बाहर से शिप्स का आना, इवन ब्रिटिश इंडिया भी हमारे यहाँ शिप से ही आई थी, ठीक है? पहले वो हमारे यहाँ गोवा वाले पार्ट में ही आए थे, और फिर बंगाल, और फिर उन्होंने देखा हमने कि कैसे हमारे पूरे इंडिया को उन्होंने अपना कॉलोनी बना लिया, और हमें कितना ज़्यादा परेशान करा, और कितना ज़्यादा हमारे लोगों को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को उनके साथ वॉयलेंस करा, राइट? तो ज्योग्राफी फैक्टर इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल बाउंड्रीज, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन द इंडियन ओशियन, राइट? ये एडवांटेज भी है हमारे लिए कि हमारा ही सिर्फ इतना अच्छा कंट्री है जो इतना डीप पेनिट्रेट करा है एक ओशन में। तो उस वजह से इस ओशन को हम इंडियन ओशन कहते हैं। कोई और ओशन का नाम क्यों नहीं देते, कोई और कंट्री का नाम क्यों नहीं देते उस ओशन को, कि सिर्फ इंडिया का ही पार्ट ऐसा है जो इतना डीप पेनिट्रेट करा है ओशन के पार्ट में। आप कभी भी वर्ल्ड मैप को अच्छे से देखेंगे तो कोई और कंट्री का पार्ट इतना एक्सटेंडेड नहीं है किसी ओशन में, right? जितना इंडिया का है। तो इसीलिए हम उसे इंडियन ओशन कहते हैं, राइट? इंडिया स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन द इंडियन ओशन इन्फ्लुएंसेस फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेड, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारा ट्रेड, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी ज्योग्राफी पे, हमारा बॉर्डर कैसा है, हमारे मिनरल रिसोर्सेज क्या है, ये सब, ठीक है? अभी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, हमारा क्लाइमेट चेंज है ना, ओशन की प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारा बायोलॉजिकल इम्बैलेंस ही हमें इंस्पायर करता है, ताकि हम ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ सकें। और सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कोई भी फील्ड चुन लीजिए, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है सोशल साइंस सबको ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको अपने राइट्स, अपनी ज्योग्राफी के बारे में तो पता ही होना चाहिए, है ना? भले आप इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए या कोई भी प्रोफेशन और चूज करें, ठीक है? डिजास्टर मैनेजमेंट,
लोगों को बाढ़ आ जाती है, साइक्लोन्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं होता हमें क्या करना है, ठीक है? हमें क हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना था, है ना? अंदर ही रहते हैं घर के, ठीक है? दब जाते हैं या फिर जब भी कोई ऐसा कहीं आग लग जाती है तो हमें कुछ पता ही नहीं रहता, हमने तो उस बारे में पढ़ा नहीं है, राइट? ये जो ये सब्जेक्ट पढ़ाने लगे तो हमने सही से पढ़े नहीं अपने स्कूल टाइम में, सिर्फ रट-रट के मार्क्स लेकर आए हैं, तो वो नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? कि हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसमें हमारी आज की नीड्स भी फुलफिल हो जाए और हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो हैं, जो कि बहुत अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारी कंट्री के लिए, वो भी इसको रिसोर्सेज को यूज कर पाए। जो आज हम देख रहे हैं ना इनिशिएटिव, सोलर पैनल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये इसीलिए है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि ताकि हम आज भी अपनी नीड्स पूरी कर पाए, आज भी हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से भी ट्रैवल कर सकते हैं और इससे हम क्या करेंगे, पेट्रोल भी कंजर्व कर लेंगे जो हमारी आगे आने जनरेशन भी यूज कर पाए, ठीक है? अर्बन प्लानिंग एंड स्मार्ट सिटीज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम देखते हैं हमारी अर्बन प्लानिंग कैसे है, कहीं भी कोई भी गली कट गई है, कहीं भी कोई भी चौराहा बन गया है, कहीं भी कोई भी पुल है, कोई टूट गया, कोई रह गया, ये अर्बन प्लानिंग सही ना होने का ही नतीजा है। इसीलिए स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स लेकर आती है, जिसमें सिटीज पहले से ही एडवांस पे प्लान कर जाती है, फिर डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। हमारे साथ पहले उल्टा हो गया, डेवलप पहले हो गई, प्लान बाद में हुआ। पर अब क्या होता है, जो भी सिटीज डेवलप हो रही है उसमें प्लानिंग पहले होती है कि कौन सा रोड कैसे होगा, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर होगा, बीच में घर होंगे, किन कॉर्नर में घर होंगे, कैसे कौन सी रोड कहाँ से इंटरलिंक होगी, तो ये सब पार्ट। जैसे चंडीगढ़ इज वन सच सिटी, राइट? एंड वाटर सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी, सी वाटर एंड फूड बोथ आर फाइनाइट रिसोर्सेज, राइट? इनफाइनाइट चीज़ें नहीं हैं ये, तो इनका एफिशिएंट यूज़ करना ही, इनका प्रॉपर यूज़ करना ही नीड ऑफ एन आर है। तो हमको इसके इन सब के सब्जेक्ट रिलेटेड बारे में भी ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? जीआईएस टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया, जो रिमोट सेंसिंग और वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में यूज होता है, अंडरग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंगली यूज फॉर डिजास्टर फोरकास्टिंग, क्योंकि साइक्लोन आने वाला है, फ्लड आने वाले हैं, डिजास्टर फोरकास्टिंग इसमें आराम से हम कर सकते हैं। सी अर्थक्वेक को हम ज़्यादा फोरकास्ट कर नहीं सकते, पर ये फ्लड सिचुएशन, ज़्यादा बारिश की सिचुएशन या फिर साइक्लोनिक सिचुएशन हम आराम से फोरकास्ट कर सकते हैं, ताकि हम बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाएँ, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बचा पाएँ और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वैसा बिल्ड कर पाएँ जो इन डिजास्टर्स में खराब ना हो जाए, राइट? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें जो इन डिजास्टर्स को या तो कम कर दे या तो इनको सह ले, ठीक है? में और इकोनॉमिक्स के बारे में। दिस टू सब्जेक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, रादर दे आर द डिसिप्लिन्स, राइट? जिसमें हम रिसर्च अभी भी करते हैं और अभी भी हम अपने आसपास के फैक्ट्स, अपने आसपास की रिसर्च के डेटा इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है? तो पहले हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ, या फिर व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स टू स्टडी दिस, राइट? सो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली, अगर मैं आपको समझाऊँ कि इसका मेन जो मैं कहूँगी पर्सपेक्टिव क्या है, या फिर मेन इसकी नीड ही क्या है, वो है बस आपको इंटेलिजेंट बनाना, राइट? आपको ये बताना कि व्हाट इज़ जस्ट एंड व्हाट इज़ अनजस्ट, है ना? व्हाट आर योर राइट्स एंड व्हाट आर योर ड्यूटीज़, यही बस इसका एक मेन मैं कहूँगी इसका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है? कि सबको पता चल जाए कि व्हाट आर देयर राइट्स एंड व्हाट आर नॉट देयर राइट, ठीक है? आजकल हम अपने आस-पास बहुत ज़्यादा देखते हैं, जब से स्पेशली ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, या फिर जियो की वजह से इतना ज़्यादा इंटरनेट का कंज़म्पशन बढ़ गया है, तो हम क्या देखते हैं अपने आस-पास कि डिजिटल अरेस्ट, है ना? डिजिटल अरेस्ट आपने कई बार सुना होगा, कोई रैंडम सा इंसान पुलिस बन के फ़ोन करता है और बताता है आपका बच्चा या आप ही डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो, ठीक है? या फिर हम देखते हैं कि बैंक में कोई ओटीपी आया किसी रैंडम इंसान से एंड ओटीपी शेयर कर दिया और हमारा बैंक खाली, ठीक है? तो ये सब हो क्यों रहा है? बिकॉज़ वी डोंट नो अबाउट आवर राइट्स, राइट? कि हमारा क्या करना हमारा राइट है, और मतलब कि कोई हमसे क्या करवा सकता है, क्या हमारा राइट है या फिर क्या हमारी ड्यूटीज़ है, ठीक है? अगर किसी को भी डिजिटल अरेस्ट में ये पता है, किसी को भी ये पता है कि किसी को अरेस्ट करने के लिए उसके राइट क्या है ना, डिटेन्ड पर्सन के राइट क्या है, जो इंसान अरेस्ट हो रहा है उसके क्या राइट्स हैं। सो ही विल नेवर फॉल इंटू अ ट्रैप ऑफ डिजिटल अरेस्ट, राइट? अब हमको इसमें यही पढ़ना है, ठीक है? तो पॉलिटिकल साइंस की जो स्टार्टिंग फेज़ था, इनिशियल फेज़ था, वो स्टेट्स था। स्टेट मतलब कि हम एज़ सोसाइटी तो रह रहे हैं, है ना? पर इसमें किसी के पास तो पावर होगी ही, ठीक है? कोई किसी पे डोमिनेट करेगा, कोई किसी अब किसी के पास पावर है तो उसकी ड्यूटी कुछ बन जाएगी कि वो नॉर्मल लोगों को क्या करे,
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, या फिर जब भी कोई डिजास्टर आए तो नेचुरली प्रोटेक्ट करे उन लोगों को, ठीक है। तो वहां से कॉन्सेप्ट आता है स्टेट का, ठीक है। फिर धीमे धीमे इवॉल्व करता है, तो उसमें गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो आप पढ़ते हैं लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब कुछ हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं, ठीक है। और जो आजकल बहुत एक यूनिक टर्म चल रहा है, या फिर बहुत इंस्टाग्राम में ये इसको वायरल करते हैं, सिविक सेंस, राइट। लोगों ने पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल भी ठीक से नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी उन्होंने इस चैप्टर को इम्पोर्टेंस नहीं दी लाइफ में, इसीलिए सिविक सेंस खराब है, ठीक है। जिन भी कंट्रीज में पॉलिटिकल साइंस एज सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और इम्पोर्टेंट लिया जाता है, वहां के लोग का सिविक सेंस बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो अपना सिविक सेंस आप सुधार सके, उसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस जरूर ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट फंक्शन, हाउ लॉज आर मेड, हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड हाउ सिटीजन पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, ठीक है। सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि हमारे रूल बनकर हमको फॉलो करना है, वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नेंस, है ना। कोई भी वो रूल बनता है जो हमें पसंद नहीं है, या ऐसे कुछ लॉज पास होते हैं जो हमें लगता है कि सही नहीं है, ठीक है। सो हम प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? आप देखते होंगे न्यूज चैनल में कि कोई लॉ, या जैसे किसान बिल जब पास हुआ था, ठीक है, फार्म लॉज जब पास हुए थे, तो कितने सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए थे ना। तो प्रोटेस्ट करना आर देयर राइट, ठीक है, उनका राइट था, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो राइट के बारे में पता होना, अब उस प्रोटेस्ट में हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि नहीं हमने सारी रोड ब्लॉकेज कर दी है, ठीक है, हम आर्म्स का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे, गन्स का या फिर वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे। सी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर ड्यूटी, और ये हमारा राइट नहीं है, ठीक है। राइट की भी बहुत डिफाइंड एक डेफिनेशन है, ये डिफाइंड उसका एक लिमिट है कि आप ज्यादा अपने राइट एंजॉय करने लग जाओगे तो किसी और का राइट हार्म होने लग जाएगा, ठीक है। तो स्टडिंग हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया एंड हाउ सिटीजंस चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्कोप, यानी कि सब्जेक्ट मैटर इसका कितना वास्ट है, बहुत वास्ट है। आपने कई बार सुना होगा शायद अपने बड़े दीदी भाई भैया से कि मेरे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। तो ये बस वही है कि पावर इम्बैलेंस का चीज है ना, पावर इम्बैलेंस क्या होता है, पावर शेयरिंग क्या होती है, वो सब आप अपने पॉलिटिकल साइंस की बुक में पढ़ेंगे। तो अब इसकी हम बात करते हैं कि स्कोप इसका कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। पहला है स्टडी ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट आप वो वाले स्टेट में समझिए जो हमारे कंट्री में स्टेट्स है ना, यूपी, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को ही स्टेट बोला जाता है, ठीक है। अब स्टेट की भी बहुत डिफाइंड लैंग्वेज होती है कि पर्टिकुलर टेरिटरी होनी चाहिए, पर्टिकुलर लेवल ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। तो उनको ही हम स्टेट कहेंगे, ऐसे ही नहीं कि हम किसी की कॉलोनी और हमको कोई स्टेट करना जाएगा, नो। स्टेट के लिए भी कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स है जिन पे खरे उतरने के बाद ही कोई कंट्री एज अ स्टेट हमको दिखती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द ओरिजिन, नेचर, function and purpose of the state. Example, understanding why the state provides security, justice and welfare services, right? क्योंकि हमारा स्टेट सॉवरेन है, सॉवरेन मतलब सुप्रीम पावर है स्टेट की हमारे ऊपर, ठीक है। तो उनकी ही ड्यूटी बन गई ना ये अब। पावर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, पावर अकेले नहीं आते, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको साथ लेकर आती है। तो हमको जस्टिस प्रोवाइड करना, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हमें किसी पैंडेमिक या किसी नेशनल डिजास्टर पे सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब कुछ स्टेट का ही काम है, ठीक है। सेकेंड, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग की गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, डायरेक्टली इलेक्टेड हो गया या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी, हमारे जो हम एग्जीक्यूटिव देखते हैं या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज देखते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। It examines the structure and functioning of government institution. Example, role of parliament, executive and judiciary in India. मैं आपसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है इंडिया में, या उनके लिए कुछ और प्रोसीजर है उनको सिलेक्ट करने का, ठीक है। जरूर से इसको आप सर्च करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं तो आगे आपको प्राइम मिनिस्टर वाले किसी पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। किसी भी कंट्री के बारे के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हमको समझना है कि किसी कंट्री में पॉलिटिक्स काम ही कैसे करती है, वहां पे लॉज कैसे बनते हैं, किसके पास पावर ज्यादा रहेगी, कौन किस पे चेक रखेगा, कौन किसको पावर बैलेंस कर रहा है, हमें जस्ट वहां का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सिंगल पार्टी रूल होते हैं, यानी कि एक ही पार्टी रूल करेगी, ठीक है, जैसे चाइना। या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं कि मल्टीपल पार्टीज भी इलेक्ट कर सकती हैं या फिर मल्टीपल पार्टीज भी आ सकती हैं इलेक्शन में, ठीक है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी स्टेट की बेसिक पॉलिटिक्स जो है वो हमको समझ में आ जाती है। स्पेशली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना वास्ट है, इन जितने भी उस समय वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन थे
हमारे लीडर्स ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उनको पढ़ के ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हमारे कंटेक्स्ट में उसको सेट करा कि हमारी सोसाइटी में वो कैसे सेट हो पाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, ये सब हमको, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब हमको कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलते हैं। और कुछ भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है, जो कि देखिए आप जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, तो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम भी नहीं थे, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी तो ऑनलाइन बैंकिंग रिलेटेड क्राइम्स भी नहीं थे, ठीक है। या फिर इंटरनेशनली इतना ट्रेड नहीं होता था, इंटरनेशनली ट्रेड का भी इतना क्राइम नहीं होता था। तो अब जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदला जाता है। पर ऐसा तो नहीं कि हम उसको बिल्कुल ही पलटे दे रहे हैं, बिल्कुल बेसिक ही सब कुछ हटाए दे रहे हैं उसका। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोटेक्शन होती है, सुप्रीमली कॉन्स्टिट्यूशन को कौन प्रोटेक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रोविजन का क्या मतलब है, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करा जा सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट में डिसाइड करता है, उसके ऊपर कोई नहीं डिसाइड कर सकता, ठीक है? फिर है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इलेक्शन कैसे होंगे, पब्लिक ओपिनियन कैसे बन रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे काम कर रही है, प्रेशर ग्रुप्स कैसे काम कर रहे हैं, एनजीओज़ कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? या फिर हमको प्रोटेस्ट करना है, हम कैसे काम करेंगे, ऐसा पॉलिटिकली लीडर बन के काम करेंगे, तो उसके लिए भी हमको पॉलिटिकल साइंस के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए, ठीक है? प्रोटेस्ट के लिए भी वो पॉलिटिकल प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रात में उठे 10 लोग और पॉलिटिकल प्रोसेस करने के लिए या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए चले गए, ठीक है? तो जनरल इलेक्शन एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच वी व्हाट इज स्टडीड इन पॉलिटिकल साइंस। फिर है स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे टैक्सेस लिए जाएँगे, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, या फिर स्कीम्स कैसी बनाई जाएँगी, वेलफेयर मैकेनिज़्म कैसा चलेगा, ठीक है? गवर्नेंस कैसे रूल करेगा, किस स्टेट में कैसे पॉलिसीज़ बनानी है, इन सब के बारे में भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं, ठीक है? तो इट स्टडीज़ हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर मेड, हाउ प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, है ना? हम मुद्रा स्कीम देखते हैं, और या फिर जल जीवन मिशन देखते हैं, या फिर हम देखते हैं आपकी बुक में पहले दिया था मिड डे मील स्कीम के बारे में। तो ये वाकई में अप्लाई कैसे होगी, किस किस लेवल पे इनको अप्लाई करना पड़ेगा, वो सब भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स। सी वी आर द पार्ट ऑफ वन वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर दें, ठीक है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से, इंटरनेशनल ट्रेड से, ग्लोबलाइजेशन से इंटरकनेक्टेड है सब कुछ, ठीक है। तो किसी और कंट्रीज के लॉ भी हम पे बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट की, यानी कि ट्रम्प जी की जो टैक्स पॉलिसीज है, या इंटरनेशनल ट्रेड को लेके जो पॉलिसीज है ना, वो जितना टैक्स लगा देते हैं, जितने ड्यूटीज लगा देते हैं अपने इम्पोर्टेड सामान में, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स में, उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे ट्रेड किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी, हम जियोपॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है, क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को हमेशा किसी न किसी लीडर से हम मिलते हुए देखते हैं, ठीक है, जिसका हमें बहुत रॉन्ग हम बनाते हैं अपने दिमाग में आइडिया कि ये तो घूम रहे हैं, या ही इज जस्ट स्पेंडिंग ऑन हिज लेजर। नो, ही इज डीलिंग विद पीपल, विद लीडर्स फॉर आवर बेनिफिट, ठीक है, कि ताकि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड मजबूत हो सके, या फिर हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग मजबूत हो सके, हम भी कुछ इंटरनेशनली अपने ओपिनियंस रख पाए, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स, G20, यूनाइटेड नेशंस, WHO, इन सब को ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं। अब है स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इट इज सिमिलर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे पॉलिसीज बनेंगी और वो किस किस सेक्टर को इम्पैक्ट करने वाली है, ठीक है। जैसे मिड डे मील स्कीम बना था, मिड डे मील स्कीम था, तो उसमें एजुकेशन तो हो ही रही थी, ठीक है। एजुकेशन तो क्योंकि बच्चे आराम से आएंगे खाने के ही फेज में, लेकिन आएंगे, वो उनकी अटेंडेंस अच्छी होगी। अब स्कूल आ ही गए तो पढ़ तो वो लेंगे ही, यानी कि लिटरेसी लेवल भी धीमे 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 बढ़ने लग जाएगा। और जैसे जैसे मिड डे मील स्किल का फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा, यानी कि फूड वहाँ पे अच्छा मिलेगा, तो क्या होगा वहाँ पे उनकी हेल्थ के जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो उन्हें नहीं मिल पाते हैं, वो भी उनको मिल जाएंगे, तो उनका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे कोई पॉलिसीज किस किस सेक्टर में इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, वो भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब है इंटरकनेक्टेडनेस, मैंने आपको
वैसे भी जो 2 पार्ट पढ़ाए उसमें भी बताया था, इसमें भी हमको कंटिन्यू करना है कि बाकी सब्जेक्ट्स यानी कि बाकी सोशल साइंसेस से पॉलिटिकल साइंस कैसे कनेक्टेड है, ठीक है? तो पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिस्ट्री इज़ मेयर अ लिटरेचर विदाउट पॉलिटिकल साइंस, यानी कि हिस्ट्री में सिर्फ स्टोरीज़ ही हो जाएँगी अगर हम पॉलिटिकल साइंस में इनकलकेट नहीं करेंगे, ठीक है? तो हिस्ट्री एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड आइडियाज़ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडिया क्या था, बेसिक नीड क्या थी, उसके लिए हमको कौन-कौन से एक्ट जो ब्रिटिश टाइम के थे, वो भी हमने यूज़ करे और कौन-कौन से हमने कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करे, किसने कितनी डिबेट करी, किसने कितने अपने आर्गुमेंट्स प्रेज़ेंट करे, वो सब कुछ हम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के इंटर रिलेशन वाले पार्ट में ही पढ़ते हैं, ठीक है? जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, है ना? हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज़ अ वे इट इज़ कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है, राइट? सेकंड इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ज्योग्राफिकल पोज़ीशन बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके इंटरनेशनल ट्रेड पे और आपके इंटरनेशनल ट्रेड पे ही डिपेंड करेगा आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे, राइट? कोई भी कंट्री लैंडलॉक कंट्री है तो उसको हमेशा दिक्कत आएगी इंटरनेशनल ट्रेड में। जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो वॉर चल रहा है ईरान में, ठीक है? क्यों हम देख रहे हैं प्राइसेस बढ़ रहे हैं? क्यों हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में इतनी तकलीफ हो रही है? क्योंकि दैट इज़ द मेन रूट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। वो रूट ही ऐसा है कि वहाँ से ही मेजॉरिटी इंटरनेशनल ट्रेड कंडक्ट होता है। अब क्योंकि उस रूट पे लड़ाई चल रही है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में तकलीफ हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड उतनी स्मूथली रन नहीं कर पा रहा और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्यूल के प्राइसेस, फूड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। वी इंडियंस आर वेरी लकी दैट वी आर नॉट एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री, राइट? पर जो कंट्रीज एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट है किसी कंट्री पे, ठीक है? दे आर सफरिंग वेरी मच एंड आई होप दिस वॉर सिचुएशन विल, है ना, जल्दी से सही हो जाए, ठीक है? तो इंडिया की भी लोकेशन बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है ना? अगर इंडिया की लोकेशन इतनी अच्छी ना होती तो कभी भी कॉलोनीज हम कॉलोनाइजेशन का शिकार ना होते और बाहर से कंट्रीज हमारी कंट्री में ना आती, ठीक है? फिर है पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सी इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसका जो बैकिंग है, उसका जो बेस है, वो पब्लिक पॉलिसीज़ ही है, ठीक है? कि आप देखते हैं कि टैक्स रेट बढ़ रहा है कि टैक्स रेट कम होगा, ठीक है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा, कैसे सब्सिडीज़ हमें लानी है या फिर हमें सब्सिडीज़ लानी है कि हमें स्किल डेवलपमेंट करना है उसकी जगह पे। तो ये सब की जो प्लान बन रही है, ये सब जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये बैक्ड है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल प्रोसेसेस से, ठीक है? कुछ गवर्नमेंट्स क्या करती है, फ्रीबीज़ में विश्वास रखती हैं, यानी कि जो हम मेजॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स देखते हैं कि लोन को माफ़ कर देना या फिर सब्सिडी दे देना या फिर फ्री में कोई सर्विस प्रोवाइड कर देना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देना, वाटर फ्री कर देना, ठीक है? लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है। उनको ये सब चीज़ों के मतलब मैं कहूँगी उनको ये सब का रिज़ल्ट भुगतना पड़ता है और इसलिए वो उतना अच्छा शायद जितना अच्छा वो कर सकते हैं परफ़ॉर्म, उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। तो ये सब कैसे डिसाइड होगा कि फ्रीबीज़ देने हैं कि हमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट करना है कि जिससे फ्रीबी देने की ज़रूरत ना है। फ्रीबी समथिंग कि किसी सर्विस को फ्री कर देना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देना, ठीक है? तो वो सब भी इकोनॉमिक डिसीजंस भी बहुत डिपेंड करते हैं कि पॉलिटिकल मोटिव्स क्या है। अगर पॉलिटिकल मोटिव है कि अगले साल इलेक्शन जीतना है, कुछ 5 साल बाद इलेक्शन जीतना है, तो ऑफ कोर्स फ्रीबीज़ बहुत मुश्किल आराम से बँटेंगी। और अगर मोटिव ये है कि नहीं हमें डेवलपमेंट करना है, हमें ग्रोथ पे ध्यान देना है, तो फ्रीबीज़ नहीं बटेंगी और सब्सिडाइज़्ड रेट पे ही एटलीस्ट पर हमको सबका पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई बिलीव क्योंकि फ्री में तो जो चीज़ मिल जाए वो खराबी है, ठीक है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन टैक्सेशन, वेलफेयर इफेक्ट व्हिच अफेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? अब है कंटेम्परेरी रेलेवेंस क्या है इसका यानी कि आज के टाइम पे इसका क्या रेलेवेंस है, ठीक है? पहली बात तो डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस जो कि हम देख ही रहे हैं। डेमोक्रेसी तो है हमारे यहाँ, पर जो गुड गवर्नेंस वाला पार्ट है, ठीक है? कि इतनी स्मूथली पॉलिसीज़ एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाती। आज भी करप्शन में, आज भी लीकेजेस की वजह से एंड रिज़ल्ट तक काम नहीं हो पाता। पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी आई हैं, जिनकी वजह से बहुत मैसिव डिफरेंस हमको देखने को मिला है। उसमें से एक पॉलिसी है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। पहले क्या होता था? पहले फार्मर्स को अपने ऑफिसर के पास जाके अपने सब्सिडी वाला पैसा या फिर जो उनको फ्लड के लिए पैसा मिला है कि फ्लड की वज़ह से आपकी क्रॉप्स खराब हो गई, उनके कंपनसेशन में आप ये पैसा ले लीजिए, वो उनसे लेना पड़ता था। अब उनसे लेना पड़ेगा तो वो थोड़ा रख भी लेंगे अपने पास और बचा हुआ पैसा देंगे। पर गवर्नमेंट क्या लेकर आई? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का एक मिशन, जिसमें डायरेक्टली बैंक में ही डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो बीच में जो लीकेज है ना, वो ख कम हो गया, ठीक है?
और सबको बैंक के अकाउंट्स खुलवाना, ज़ीरो बैंक बैलेंस की से भी अकाउंट्स खुल जाना। तो ये सब क्या है? ये गुड गवर्नेंस का ही पार्ट है, ताकि करप्शन कम हो सके और जो लीकेजेस ऑफ रिसोर्सेज़ हैं, ये भी कम हो सके। अंडरस्टैंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है? सॉरी फॉर माय प्रोनंसिएशन। अंडरस्टैंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब होता है इलेक्शन रिलेटेड रिफॉर्म्स, कि इलेक्शन में कैसे रिफॉर्म्स आने हैं। कोई क्रिमिनल तो कहीं इलेक्शन में आके नहीं खड़ा हो रहा है, या फिर जिस पे बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, कहीं वो तो नहीं हमारा एमएलए या एमपी बनने वाला है, ठीक है? या फिर किसी की करप्शन की हिस्ट्री रही है, या फिर किसी ने डिफेक्शन किया है। डिफेक्शन मतलब होता है जीतने के बाद, इलेक्टेड होने के बाद अपनी पार्टी को चेंज कर लेना, है ना? किसी लालच में। तो वो सब रिफॉर्म्स भी आते हैं, ताकि इलेक्शन और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके, ठीक है? प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आंसरेबिलिटी हमेशा बनी रहे। हम हमेशा अ, मतलब पावरफुल पोज़ीशन में रहें कि लोगों से, यानी कि लीडर से अपने आंसर की उम्मीद कर सकें, ठीक है? एड्रेसिंग इश्यूज़ सच एज़ करप्शन एंड सोशल जस्टिस, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सी, जैसे-जैसे हमारा कोऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है? अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है जो इंटरनेशनली सबको सफ़र नहीं करनी पड़ती, बी इट हेल्थ और बी इट एनवायरनमेंट रिलेटेड, ठीक है? तो ग्लोबल पॉलिटिक्स उस पे कैसे काम करेगी, आईएमएफ कैसे लोन प्रोवाइड करेगा, वर्ल्ड बैंक कैसे हम लोग को मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, वो सब कुछ भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं, ठीक है? तो जिसमें एग्जांपल दिया हुआ है डिजिटल गवर्नेंस, वही डीबीटी वाला और ये बैंक अकाउंट्स वाला, एंड ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज हैव इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। अब लीकेजेस उतने होते नहीं, तो करप्शन थोड़ा सा लेवल में कम हो गया है, ठीक है? अब क्योंकि ऑफिसर से जाके आपको अपने रिसोर्सेज नहीं लेने पड़ते। अब हम पढ़ते हैं जो इसका लास्ट पार्ट है, मतलब ये आपके सब्जेक्ट्स वाले जो पार्ट है, उसका लास्ट पार्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है? इकोनॉमिक्स शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने 8th तक तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ही पढ़ा है। इकोनॉमिक्स इज़ द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम यू आर स्टडीइंग अबाउट, राइट? तो इकोनॉमिक्स है, इट इज़ बेसिकली स्टडीइंग इट इज़ अ बेसिक स्टडी दैट हाउ द रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ, यानी कि इतने रिसोर्सेज कम है, इनको हम एफिशिएंटली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर कैसे यूज़ करेंगे कि इनका हम मैक्सिमम यूसेज कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि रिसोर्स कम है, तो वो सब लोग तो इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते, और बहुत फालतू में से इस्तेमाल हो नहीं सकता। जहाँ भी होगा तो वो कंट्री क्या होगी, डिप्रिशिएट कर जाएगी और ग्रोथ वहाँ पे अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स इज़ द सोशल साइंस दैट स्टडीज़ हाउ इंडिविजुअल, बिज़नेस एंड गवर्नमेंट यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज़ टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, राइट? किसी की सैलरी 20,000 रुपीज़ है, पर 20,000 वाले तो खर्चे नहीं है ना, खर्चे तो उससे आगे हैं, ठीक है? यानी कि हमको ये आईफ़ोन खरीदना है, हमको लैंड परचेज़ करना है, अनलिमिटेड नीड्स है ना? हमको दुबई भी जाना है, हमको यहाँ भी रहना है, हमको एक घर भी चाहिए। तो उस 20,000 में आप कैसे उसको यूज़ करोगे कि मैक्सिमम आपको सैटिस्फैक्शन मिल सके, ठीक है? सी, सैटिस्फैक्शन इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, है ना? सैटिस्फैक्शन को हम ऐसे मेज़र नहीं कर सकते। पर इकोनॉमिक्स में एक टर्म है जिसको हम यूटिल्स कहते हैं, ठीक है? जिसमें हम सैटिस्फैक्शन को भी मेज़र करते हैं, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ सम नंबर्स, राइट? इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन, द कंज़म्पशन, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़, ठीक है? अ फैमिली हैज़ लिमिटेड इनकम, वही वाला एग्ज़ाम्पल, बट हैव मेनी नीड्स, यानी कि फूड, एजुकेशन, हेल्थ, और उसमें कुछ ऐसे भी खर्चे जो हम मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे मूवीज़ या फिर आउटडोर ईटिंग या फिर घूमना, तो वो सब कैसे स्पेंड होगा, उसके लिए भी हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है? डिसाइडिंग हाउ मच मनी टू बी स्पेंट ऑन एनी सर्विसेज़, वी डिसाइडेड विद द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है? इकोनॉमिक्स हम घर में ही ये सब कर रहे हैं, पर हमको पता नहीं उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो वही है ये कि बजटिंग जो आप करते हैं, वो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। अब स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इसके ही अराउंड पूरा रिवॉल्व करेगा कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स है, अब इसके बीच के जो डिसीजंस है वही इकोनॉमिक्स है, ठीक है? तो कंजम्पशन पैटर्न, पहले कंजम्पशन हमें कैसे करना है, हमें पहले उन चीज़ों पे खर्च करना है जो हमारे लिए, मैं कहूँगी, बिल्कुल भी हम जिनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जैसे हेल्थ या फिर फूड या फिर एजुकेशन, जिनके बिना तो हम नहीं रह सकते, तो उन पे पैसा खर्च करना। फिर बचा हुआ पैसा सेव करना या फिर उन आइटम्स पे खर्च करना जो हमारा शौक है, जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो कंजम्पशन पैटर्न्स भी हम इसमें पढ़ते हैं। अब ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है, ये गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है। गवर्नमेंट के लिए भी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो उसे करने ही करने हैं, जो उन्हें करने ही करने हैं, जैसे लोगों को सैलरी देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सैलरी देना, ठीक है? जो भी हमारे एमपीज़, एमएलएज़ हैं, उनकी सैलरी आना, ठीक है? तो ये क्या है, उनकी ड्यूटी, इट्स अ मैटर ऑफ ड्यूटी, राइट? तो वो खर्चे करना, हुँ?
फिर जो रिसोर्सेज बच जाए उससे इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना या फिर वेलफेयर पॉलिसीज लेकर आना। सेकंड है प्रोडक्शन, ठीक है? सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं हो रहा, प्रोडक्शन भी होता है सर्विसेज और गुड्स का, ठीक है? तो एज अ बिजनेस आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, कौन से गुड प्रोड्यूस करने वाले हो, एट व्हाट कॉस्ट, उसमें क्या लगेगी, और फिर एंड प्राइस उसका क्या होगा, ठीक है? कॉस्ट इज समथिंग जो पैसा आपको लग रहा है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, है ना? जैसे लैंड का रेंट या फिर फैक्ट्री का कुछ आपको ईएमआई देनी पड़ रही है या फिर लोग को सैलरी देनी पड़ रही है वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, तो दीज ऑल आर थिंग्स आर कॉस्ट, है ना? फिर एंड जो प्रोडक्ट होगा वो कितने प्राइस पे बिकने वाला है, उसका एंड प्राइस क्या होगा, तो उसके डिसीजन भी हम इसी इकोनॉमिक्स के बेसिस पे लेते हैं। स्टडीज हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस यूजिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, ठीक है? यानी कि फार्मर्स कैसे व्हीट प्रोडक्शन, उनको कितना व्हीट प्रोड्यूस करना है, ठीक है? उसमें क्या क्या उनको कॉस्ट लगेगा, उनको पानी लगेगा, है ना? और फर्टिलाइजर्स लगेंगे, सीड्स लगेंगे, तो वो कहाँ से आएंगे, उनका कॉस्ट क्या है, और जो उनका एंड रिजल्ट है क्या वो बेनिफिशियल होने वाला है या कि फिर या वो प्रॉफिटेबल होने वाला है, तो उसके लिए भी हम इसमें ही पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं। थर्ड इज एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में वर्क करते हैं, ठीक है? आप पूरे इंडिया में किसी पर्टिकुलर एक ही कंट्री में अगर एक्सचेंज करेंगे तो वैल्यू बहुत ऊपर नीचे नहीं आएगी, लेकिन इंटरनेशनली मार्केट में जैसे हमको पता है डॉलर्स में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो वहां पे एक्सचेंज वैल्यू बहुत वर्क करती है, ठीक है? और जो नॉर्मल प्रोडक्शन और कंजम्पशन का ही जो बीच का एरिया होता है वही प्रॉफिट होता है किसके लिए, बिजनेसेस के लिए, यानी कि किस कॉस्ट पे हमने प्रोड्यूस करा था और किस पे जाके हमने उसको सेल करा है, किस प्राइस पे जाके सेल करा है, ठीक है? मान लीजिए हमको प्रोड्यूस करने में 10 रुपए लगे थे और बेचा हमने 15 रुपीज का है, तो जो बीच का 5 रुपीज है ना, वही तो होगा प्रॉफिट, और उस तभी तो चलेगा बिजनेस, तो इसको ही एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है? स्टडीज बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इन मार्केट, कंज्यूमर परचेजिंग प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड लोकल मार्केट्स। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल साइंस, बिकॉज इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है जो कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है? टॉप 1% होल्ड आई थिंक 16% ऑफ द वेल्थ, ठीक है? टॉप 1% एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है? कि बहुत 1% लोग ही ज्यादातर वेल्थ को अक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं। देखिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा नहीं है, जो नीचे के लोग हैं, जो स्टार्टअप में नीचे आ रहे हैं इकोनॉमिक लेवल पे, उनको बहुत कम रिसोर्सेज में ही अपना काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है? तो इनकम और वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और इसी इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए ही गवर्नमेंट जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उनसे टैक्स लेती है, और जो लोग बेचारे नहीं कमाते उनको सब्सिडीज देती है, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है, स्किल डेवलपमेंट के मौके देती है, और बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है, ठीक है? तो वेजेस टू वर्कर, रेंट टू लैंड ओनर्स, इंडस्ट्री इंटरेस्ट टू लेंडर एंड प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर्स की इनकम डिस्ट्रीब्यूट। और इसमें कि एक और पार्ट भी आएगा जो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ, कि आप अपना जो बिजनेस चल रहा है उसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, ठीक है? जैसे आपके यहाँ जो वर्कर है उसको आपको वेजेस देने पड़ेंगे, कुछ सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है? जिस भी लैंड पे आप काम कर रहे हो अगर वो आपका खुद का लैंड है तो वेरी गुड, तब तो टैक्स देना पड़ेगा, और नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा। प्लस जिनसे भी आपने पैसा लिया है बैंक के थ्रू या किसी इनफॉर्मल लेंडर के थ्रू, तो उनको इंटरेस्ट देना, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स को मिलना, और इस कभी अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो गवर्नमेंट उसको बैलेंस करने की भी कोशिश करती है, ठीक है? फिर है पब्लिक फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कैसे काम करेगा। रेवेन्यू इज व्हाट कम्स इन, यानी कि आप क्या पैसा कमा रहे हो, ये आपका रेवेन्यू हो गया। एक्सपेंडिचर, दैट व्हाट यू आर, मतलब व्हाट यू आर गिविंग, या फिर आप खर्च क्या कर रहे हो, ठीक है? व्हाट यू आर स्पेंडिंग इन योर एक्टिविटीज, ठीक है? तो ये पब्लिकली कैसे होता है, पब्लिकली रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, पब्लिकली एक्सपेंडिचर कैसे होता है, इस पे भी बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है। पब्लिक फाइनेंस इज इट सेल्फ मास्टर्स कोर्स है ना, पब्लिक फाइनेंस पे आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये, और बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। मेजॉरिटी बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, ठीक है? कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, वेरी गुड, तब तो क्या ही दिक्कत है, बढ़िया ही बढ़िया है। पर मेजोरिटी केसेस में उल्टा होता है, खर्चे बहुत ज्यादा है और रेवेन्यू कम हो रहा है, तो उसकी वजह से हमको लोन्स लेने पड़ते हैं या फिर इंटरनेशनली हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पर आपको जो एक्सपेंडिचर है
वो अगर ऐसे टर्म्स में होगा जो आगे और रेवेन्यू जनरेट करने वाला है तो बहुत अच्छा होगा, जिसको हम कहते हैं, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर पैसा खर्च कर दो, है ना, या फिर ये आपको आप अपना एसेट बना रहे हो एक तरह से, कि आपने आज एजुकेशन पे पैसा खर्च कर दिया, भले ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, पर कल को ये आपके लिए बहुत रेवेन्यू लेकर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। या फिर हेल्थ पे पैसा खर्च कर दिया एज अ गवर्नमेंट, तो अगर आपके कंट्री के लोग हेल्दी रहेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे और भी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना रोड और ये ट्रेन्स और एयरपोर्ट्स बनेंगे, उतना स्मूथली बिजनेसेस रन करेंगे और रेवेन्यू अच्छे से जनरेट होगा। पर एक्सपेंडिचर होगा फ्री बीस में, यानी कि फ्री की बिजली बांट दो, फ्री का पानी दे दो सबको, ठीक है, या फिर सब्सिडी में सब कुछ कम कम रेट पे दे दो, तो फिर दिक्कत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये कोई एसेट नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये आपके लिए एक तरह से मुसीबत लेकर आ रहा है। अब लोगों को बैठने की आदत हो गई कि हाँ चलो सरकार तो पैसा देगी देगी, हम क्या करें काम करके, ठीक है। ये पब्लिक फाइनेंस कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे ही नहीं, हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लेते हैं, अपने जब घर की विजिटिंग करते हैं तब भी लेते हैं, स्कूल्स में भी, हर इंस्टीट्यूशन में, बिजनेसेस में भी पब्लिक फाइनेंस इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, किससे वैसे तो नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ ही होती जा रही है, जैसे हमारी कंट्री की जो हालत है आज, वो इसमें बहुत परफेक्टली फिट होती है, ठीक है। हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे हैं, हमारी जीडीपी इतनी ग्रोथ कर रही है, और हम एकदम इकोनॉमी में सबसे आगे होने वाले हैं ना, डेवलप कंट्री को भी शायद मात दे दें हम, कुछ डेवलप कंट्रीज को में भी आगे हो जाए। पर क्या ये डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ है कि आपके नंबर्स तो ग्रो कर रहे हैं, पर लोकल लिविंग स्टैंडर्ड क्या ग्रो कर पा रहा है, ठीक है। लोग तो अभी भी फुटपाथ पे सो रहे हैं, ठीक है, या फिर लोग तो अभी भी लिटरेट है, तो ये ग्रोथ नहीं, सॉरी डेवलपमेंट नहीं, ये ग्रोथ है। आपके नंबर्स तो ग्रो कर रहे हैं, पर वो ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है। हॉस्पिटल्स की हालत क्या है आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ग्रोथ क्या है कि ग्रोथ तो देखिए इन्फ्लेशन से भी हो सकती है। कोई प्रोडक्ट कल 10 रुपए का बिकता था, आज 20 रुपए का बिकता है, तो भी तो ग्रोथ हो गई है ना। तो भी तो लोग तो खरीदेंगे ही, कैसे भी खरीदें, तो भी तो ग्रोथ हो गई। तो वो ग्रोथ का बेस क्या है, वो हमको ध्यान देना है। इसको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कहते हैं, ठीक है। कि नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ होगी कि रियल रियल जीडीपी ग्रोथ होगी। नॉमिनल में हम इन्फ्लेशन काउंट नहीं करते, महंगाई नहीं काउंट होती। 10 रुपए की कल बिक रही थी, आज 20 रुपए की मिल गई, होगी बढ़िया ग्रोथ 10 रुपए की। ये ग्रोथ नहीं हुई ना। रियल जीडीपी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, है ना, कि 10 रुपए का सामान आज भी 10 ही रुपए में बिक रहा है, पर क्या ज्यादातर लोग उसको खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी स्टडीड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, just like what we studied in political science and history and geography, कि इंटरनेशनली एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है, सब कुछ कनेक्टेड है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनली हमारी जो तकलीफें हैं वो भी सब एक ही है, टेररिज्म एज इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी सब एक ही है, हेल्थ की प्रॉब्लम सब कुछ हमारे साथ एक ही जैसे चल रही है। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा वो भी हमको उसमें पढ़ना रहता है। जो भी हम सुनते हैं ना, रुपीज डेप्रिशिएट कर रहा है, रुपीज एप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, डॉलर डॉलर पावरफुल हो गया, रुपी थोड़ा सा नीचे हो गया, ये सब कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। वैसे जितना हमको खराब लगता है ना ये कि रुपी डिप्रिशिएट कर दे, रुपी की वैल्यू खराब हो गई, कम हो गई, इतना भी इकोनॉमिक टर्म्स में इतना खराब नहीं है। एक्चुअली डिप्रिशिएटिंग ऑफ मनी, डिप्रिशिएटिंग ऑफ एनी करेंसी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है, मतलब एक्सपोर्ट आपके अच्छे रहते हैं। इसका मतलब हुआ क्या कि आपका जो करेंसी था वो कम वैल्यू का हो गया। कल $1 का मतलब था 70 रुपीज, आज $1 का मतलब है 80 रुपीज, ठीक है। ये तो अच्छी अच्छी चीज है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत देर में दिखता है, ठीक है, इसीलिए हल्ला मच जाता है कि अरे अरे रुपी डेप्रिशिएट हो गया। इसकी भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम बहुत आगे, अगर आप ग्रेजुएशन करोगे या फिर मास्टर्स करोगे इकोनॉमिक्स में, तो आप इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। बट इट इज नॉट दैट बिग, मतलब इतना भी खराब चीज है जितना उसको मार्केट में फैलाया जाता है, ठीक है। करेंसी डिप्रिशिएट करने से एक्सपोर्ट्स जो आपके होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की कंट्री में लोग को क्या लग रहा है कि अब हम सस्ते में खरीद पा रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट्स। सस्ते में खरीद पाएंगे तो ज्यादा खरीदेंगे ना, सिंपल वही वाला टर्म्स है इसमें, ठीक है। यहाँ पे इंटरकनेक्शंस क्या है, सी हिस्टोरिकल इवेंट सारे इकोनॉमिक्स पे ही हुए हैं, ठीक है। किसी को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, कोई टैक्स ज्यादा ले रहा है, कोई ज्यादा पावरफुल हो गया, कोई कम पावरफुल हो गया, किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज पहुंच गए हैं और किसी के पास रिसोर्सेज कम पहुंच पा रहे हैं। स्केरिसिटी ऑफ रिसोर्स है, किसी की अनलिमिटेड वांट्स भी कंप्लीट हो पा रही है और किसी की बेसिक वांट्स भी कंप्लीट नहीं हो पा रही, बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो वही क्रिएट करता है रिवोल्ट, वही क्रिएट करता है रिवोल्यूशन, और उसी से होती है सारी लड़ाइयाँ। आज की जो वॉर चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे वो भी यही है, इसी के लिए पैसे के लिए तो लड़ रही है।
कौन कितना अमीर बनना चाह रहा है, अमीर बनने की भूख नहीं खत्म हो रही, उसी वही सारा बेसिक है वॉर को लेके, ठीक है। तो और ब्रिटिश भी हमारे इंडिया में क्यों आए थे? इसीलिए आए थे ताकि बेटर बिजनेस हो सके, ताकि वो और अमीर हो जाए और रिच हो जाए और ग्रोथ उनकी कंट्री की हो जाए, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में बताया कि आपकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत मैटर करती है, कि आपका ट्रेड कितना अच्छा होगा और आपकी इकोनॉमिक्स कितनी अच्छी हो पाएगी। प्लस इसमें हमको ये भी डिपेंड करता है कि हम अपने एरिया का कंपेरेटिव एडवांटेज ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। जैसे हमारी कंट्री में हम अभी भी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स उतने अच्छे नहीं बन सकते, बनते हैं जितने और चाइना पे या फिर जापान में बन रहे हैं। पर हमारी कंट्री पे एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छा होता है, मैंगो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, टी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो इसको हम एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो हमेशा हमको अपने रीजन का कंपैरेटिवली जो बाकी लोग से एडवांटेज है ना, जो बाकी लोग के पास उतना एडवांटेज नहीं है, वो हमको यूज करके आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में हेल्प करता है। जैसे असम में टी प्रोडक्शन का काम करना, ठीक है, या फिर कॉटन फार्मिंग करना ब्लैक सॉइल की वजह से महाराष्ट्र में, ठीक है। ताकि अब महाराष्ट्र में कोई और एक्टिविटी इतनी प्रॉम्प्टेड नहीं हो पाएगी शायद, लेकिन कॉटन अच्छे से वहां पे फार्म करा जा सकता है, वहां पे ग्रो हो सकता है, तो व्हाई नॉट यूज दैट एडवांटेज एंड क्रिएट ह्यूज रेवेन्यू फॉर द कंट्री, राइट। फिर है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। जो भी हम देखते हैं हर साल बजट आता है, ठीक है, पार्लियामेंट पे आता है, पर उसका बेसिक क्या है? इकोनॉमिक्स ही तो है कि हमारा इस साल रेवेन्यू कितना था, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, टैक्स रेट इस साल क्या रहने वाले हैं, कि इस साल 12% रहेगा या फिर इसका बेंचमार्क क्या रहेगा कि इतने तक जिनकी सैलरी होगी उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, इनका टैक्स इनकम टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा। सब्सिडीज कहाँ कहाँ प्रोवाइड करी जाएंगी? सब्सिडीज मतलब डिस्काउंटेड रेट सर्विसेज के या गुड्स के, ठीक है। और वेलफेयर स्कीम्स कैसे रन करेंगी? सबके लिए पैसा लगता है, हवा में कोई बात नहीं हो सकती, तो पैसे की बात सारी कहाँ से आ जाएगी? इकोनॉमिक्स से आ जाएगी। और पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज होती है वो बैक्ड होती है रिसोर्सेज से और टैक्सेस के रेवेन्यू से, ठीक है। फिर है इन्वायरमेंटल स्टडीज। सी इतना ज्यादा हम रिसोर्सेज के पीछे भागते रहे कि रिसोर्सेज डिप्लीशन बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं अपने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में, या फिर ओशियंस की हालत में, ओशन एसिडिफिकेशन में, या फिर कोरल रीफ्स बिल्कुल डिप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक है। इस साल हम देख रहे हैं इतनी ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है, तो ये जो एक्सेसिव मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इसके लिए हमको इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट दोनों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने रिसोर्सेज को पाने के लिए अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट ही करते जा रहे हैं और आगे वाली जनरेशन उनका मुंह भी ना देख पाए। उसके लिए हमको इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके काम करना पड़ता है, करना चाहिए, ठीक है। अब है रेलेवेंस। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रिलेटेड होती है और कैसे काम करती है, ठीक है। हम सुनते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई सच में बढ़ती कैसे है, ठीक है। किस तरह से लोन्स महंगे होते हैं, किस तरह से लोन सस्ते होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का कैसे रिलेशन है, ठीक है। जैसे जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, यानी कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ने से बिजनेस को तो फायदा ही होने वाला है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, पर बिजनेस को फायदा होने वाला है। लॉन्ग टर्म में तो सबका ही नुकसान है इन्फ्लेशन से, लेकिन शॉर्ट टर्म में लगता है बिजनेसेस को कि उनका फायदा होने वाला है। अब क्योंकि उनका फायदा होने वाला है, उन्हें लगता है कि ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए लोग ज्यादा चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा होने लगता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इन्फ्लेशन अगर स्टेडीली बढ़ रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है, या फिर आराम आराम से बढ़ रहा है, बहुत मैसिवली नहीं बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम होती है। क्योंकि बिजनेस को क्या लगता है कि अब उनको ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए लोग ज्यादा हायर करने पड़ेंगे ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम धीमे धीमे कम होते हुए देखी गई है, ठीक है, हमेशा नहीं पर मेजोरिटी केसेस में। इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि ग्रोथ तो हो पर सबको इंक्लूड करा जाए उसके अंदर। ऐसा ना हो कि गरीब बेचारे गरीब ही रह गए, अभी भी उनको हॉस्पिटल्स में लाइन लगानी पड़ रही है, अभी भी उनको बेसिक एजुकेशन के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ग्रोथ तो हो पर इंक्लूसिव हो, यानी कि सबको इंक्लूड करके हमको आगे बढ़ना है। सबका साथ सबका विकास लेके हमको, जो आप सुनते हैं टाइटल, ये इसी से रिलेटेड है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन से, ठीक है। गरीबी हटाओ जो इंदिरा गांधी जी ने बहुत ज्यादा प्रमोट करा था, वो भी इसी से बैक था, ठीक है। मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ कि नेचुरल रिसोर्स को मैनेज नहीं करा और उसका रिजल्ट को दिख ही रहा है, कितना बड़ा रिजल्ट है कि गर्मी बढ़ती जा रही है और सबके घर में एसी लगते जा रहा है, जिससे और गर्मी बढ़ती जा रही है। इसको पॉजिटिव लूप कहते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है, एनवायरमेंट स्टडीज में इसको पॉजिटिव लूप कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी थी
उससे दूसरी प्रॉब्लम फिर बढ़ गई, फिर और प्रॉब्लम बढ़ गई, फिर और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। एक लूप बनता जा रहा है पॉजिटिव, यानी कि क्योंकि बढ़ रहा है ना इसलिए इसको पॉजिटिव कह रहे हैं। नथिंग इज पॉजिटिव हियर कि गर्मी बढ़ी तो एसी लगे, एसी लगे क्योंकि उसका एग्जॉस्ट होता है तो उससे और गर्मी बढ़ी, और गर्मी बढ़ी फिर और एसी लग गए, तो यही ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटल इकोनॉमिक्स, ठीक है। किसी यूएस के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टॉक मार्केट इंडिया का भी मतलब क्रैश होता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर कोने में कोई वॉर स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं हमारे म्यूचुअल फंड से हमारा स्टॉक मार्केट भी डिप्रिशिएट होने लग जाता है। तो ये क्या है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, इसीलिए हमको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स एंड ई कॉमर्स हैड ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कंटेम्परेरी रेलेवेंस, यानी कि कैसे डिजिटल पेमेंट्स की वजह से, ई कॉमर्स एक्टिविटीज की वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि डिजिटल पेमेंट करते हुए थोड़ा दर्द कम होता है कि हम पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ इससे काफी आगे बढ़ रहा है। दिस इज अ फैक्ट, राइट। फिर है, अब तो हमने चारों डिसिप्लिन के बारे में पढ़ लिया, चारों सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है कि रेलेवेंस क्या है, जो कि पढ़ चुके हैं हम, पर फिर भी एक अलग से टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है, बुक तो अभी आई नहीं, तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सोशल साइंस है तो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, बेसिक सोसाइटी को समझने के लिए कि सोसाइटी में फैमिली एज इंस्टीट्यूशन कैसे काम करती है, या फिर पार्लियामेंट कैसे काम करती है, या फिर हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, बीट इकोनॉमिक बीट पॉलिटिकल्स, ठीक है। तो वो डिसीजन किस तरह से बैक्ड है, किस कंटेंट से बैक्ड है, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में, ठीक है। यानी कि सोशल स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहे हैं, सोशल रिलेशनशिप कैसे काम कर रहे हैं, स्कूल, कम्युनिटीज, फैमिलीज, एनजीओ कैसे काम कर रहे हैं, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में, यानी कि सोसाइटी के बारे में, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे हमको समझ में आता है कि कुछ वैल्यूज हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं, कुछ वैल्यूज हमारे लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके नहीं आ रहे हैं। जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, सेक्युलरिज्म, ये सिर्फ एक इंटरना सॉरी गवर्नमेंट लेवल की वैल्यूज नहीं है कि गवर्नमेंट को ही ऐसा करना चाहिए। हर इंस्टीट्यूशन को इन कुछ वैल्यूज पे काम करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वही क्वालिटी ना, आप बहुत बच्चों की शिकायत होती है मैम मेरे स्कूल में पार्शियलिटी होती है, तो एक पार्शियलिटी इज व्हाट, इक्वालिटी का अपोजिट, राइट। जस्टिस सर्व्ड होना, लिबर्टी मिलना, लोग बच्चे अपने मन की बात आराम से कह पाए, डर रहे ना, और सेक्युलरिज्म हो रहा है, यानी कि हर रिलीजन से इक्वली डिस्टेंस करना, और एक इंस्टीट्यूशन में खुद का कोई रिलीजन ना होना, वो खुद कोई, जैसे गवर्नमेंट जो हमारी है वो खुद कोई रिलीजन प्रमोट नहीं करती, ठीक है, पर किसी और रिलीजन में कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकती है, ठीक है। और डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट करना कि आपकी क्लास में 10 तरह के बच्चे हैं, उसमें आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी, कि सबका ओपिनियन डिफरेंट है, सबका रिलीजन डिफरेंट है, सबकी इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंस है, तो उसमें हमें कंफ्लिक्ट की जगह सबको रिस्पेक्ट करते हुए सबको आगे लेके आना चाहिए, ठीक है। क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है, जो आज हम देख रहे हैं ना, कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं लोग, ठीक है, या फिर कहीं भी गलत गाड़ी पार्क कर देते हैं, ठीक है, या फिर टैक्स टाइम पे नहीं भरते, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से जल्दी नहीं निभाते। ये क्या कर रहा है, ये सोशली तो हमको डिप्रिशिएट कर ही रहा है, प्लस ग्लोबली भी हमारी इमेज को बहुत खराब कर रहा है। बहुत सारे ऐसे ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स है जो इंडिया में आते हैं और यहाँ के ब्लॉग बना के जब वहाँ जाते हैं तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हमारी इमेज डाउनग्रेड ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए सिटीजन रिस्पॉन्सिबल हो पाए, नॉट ओनली एज अ इंडियन सिटीजन बट एज अ ग्लोबल सिटीजन, ठीक है। तो वो बैक्ड है सोशल साइंस से। जो सोशल साइंस जितने ध्यान से पढ़ता है, उम्मीद होती है कि वो उतना ही अच्छा, उतना ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आगे लेके आ मतलब बनता है और अपनी फैमिली को भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर है नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, अपनी डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारा रिलीजन तो ये है, हम तो बस सिर्फ वन पर्टिकुलर ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। वी आर वी आर अलाउड टू सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल, राइट, एंड वी शुड सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि डाइवर्सिटी को एंजॉय करते करते हम अपने कल्चर को पीछे कर देते हैं और बाकी वेस्ट के फेस्टिवल को कुछ ज्यादा ही एंजॉय करने लग जाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को यूनिटी, पैट्रियोटिज्म और नेशनल प्राइड की फीलिंग्स हमेशा उनके अंदर इंटीग्रेट रहनी चाहिए, ताकि वो अच्छे सिटीजन और ग्लोबल सिटीजन बन पाए, जिस जो उनमें कैसे थे अपने स्कूल्स में आप सेलिब्रेट करते होंगे 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी या फिर महात्मा गांधी जी का बर्थ, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके अंदर यूनिटी, पेट्रियोटिज्म, नेशनल प्राइड को फीलिंग लेके आने के लिए, डेवलपमेंट के लिए ही ये सब सेलिब्रेशंस करवाए जाते हैं, जो कि आजकल हम बस एक छुट्टी की तरह एंजॉय करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज
सपोर्ट्स इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सोशल साइंस के थ्रू हमारी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, हमारी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत हद तक इंक्रीज हो जाती है। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हेल्प इंडिविजुअल्स मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, यानी कि वेग डिसीजंस लेने की बजाय कि आपका रेवेन्यू तो बहुत कम है पर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं बिल्ड हो पाई है, ठीक है। सेविंग्स कैसे करने हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट जाके डिफरेंशिएट होगा, तो वो सब कुछ हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। द नाइन्थ पॉइंट इज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। सी, इट इज रिलेटेड टू द ज्योग्राफी पार्ट, but it is also a separate part of social science, in which we studied about how our activities and how our development and technology is affecting the basic environment, the basic ecological diversity or the biological balances, right? हमारे इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई, प्लांट रिसोर्सेज, इन्वेजिव स्पीशीज़ का, एलियन स्पीशीज़ का हमारे यहाँ आ जाना, इन सब से क्या होता है, इकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, और जिसका हम आज रिजल्ट देख ही रहे हैं अपने बढ़ते क्लाइमेट चेंज में, अपने बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग में, और भी बहुत सारे ऑयल स्पिलिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, ये सभी क्या है, ये सभी हमको देख रहे हैं अपने रिजल्ट्स में। पर हम ऐसा आगे ना कर सके, या फिर कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, यानी कि डेवलपमेंट को और कंजर्वेशन को साथ में भी लेके चला जा सकता है, उसके लिए हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस पढ़ते हैं, एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सोशल साइंस। द लास्ट पॉइंट इज प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप, यानी कि अब उतनी बात नहीं रही कि हम अपनी थिंकिंग को बहुत नैरो डाउन कर दें कि हमें सब अपनी लोकेलिटी से मतलब है, अपनी सिटी से मतलब है। सी, कोई भी क्राइम हो, कोई भी वॉर हो, टेररिज्म अटैक्स हो, ये सिर्फ एक वर्ल्ड कंट्री स्पेसिफिक या सिटी स्पेसिफिक नहीं रहते हैं। अगर ये किसी सिटी में हो रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि ये और भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऐसे सोच के चलना है कि हमारे वर्क से या हमारे डिसीजन से एट अ ग्लोबल लेवल क्या चेंज होने वाला है, ठीक है। अपनी सोच को नैरो डाउन नहीं करना है और उसे और भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड करना है, ताकि हम अब समझ सके कि हम कल्चरली इंडिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंस वाला टर्म है ये बहुत ही वेग है, क्योंकि कुछ भी इंडिपेंडेंट है नहीं, एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट, राइट। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया है, इंडियन पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस को पढ़ना, ठीक है। हर सब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, ठीक है। ये साइंस नहीं है कि यहाँ पे ग्रेविटी जैसे वर्क कर रही है वैसे ही किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में करेगी, या फिर यहाँ पे जितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, या फिर यहाँ पे जितनी वेलोसिटी चाहिए एक रॉकेट को यहाँ से बाहर, वेलोसिटी सॉरी ग्रेविटी से अपने आप को फ्री फ्री करने के लिए उतनी हर जगह लगेगी, ये साइंस नहीं है। हर जगह फैक्चुअल चीजें नहीं चल सकती, हर जगह सब कुछ ऑब्जेक्टिवली नहीं चल सकता, ठीक है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, राइट। हर सोसाइटी में अलग अलग तरह से ये वर्क करता है, पर इंडियन पर्सपेक्टिव में कैसे सारी चीजें वर्क करती हैं और हमको इंडियन पर्सपेक्टिव में कैसे सब्जेक्ट पढ़ना है, इसी टॉपिक के बारे में बताया गया। सो द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल साइंस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडियाज हिस्टोरिकल लेगेसी, कल्चरल डाइवर्सिटी, constitutional values, social structure, and economic development shape the lives of its people, right? It helps learner understand इंडिया नॉट जस्ट जोग्राफिकल एंटिटी बट एज अ डायनेमिक सोसाइटी। हम अपनी सोसाइटी को बहुत साल पहले देखें और आज देखें, जो हम अपनी सोसाइटी में इतने मैसिव चेंजेस देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस देख रहे हैं, टॉलरेंस देख रहे हैं, ठीक है। वो सब कुछ एक तरह से जर्नी है, ठीक है। पहले भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टॉलरेंस था, जो हमारी एंशंट सोसाइटी थी, लेकिन जो हमारी मिडिल सोसाइटी है, लेकिन जो बीच का टाइम है जिसमें हम देखते हैं बहुत इनटॉलरेंट बिहेवियर है लोगों का, लोग कंट्राडिक्शन के साथ रहना नहीं चाहते हैं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर कल्चरल लेगेसी एटलीस्ट, राइट। अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट है की फीचर्स के इंडियन पर्सपेक्टिव पे, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। वी आर द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। बी इट एथनिसिटी, बी इट कल्चरल, बी इट रिलीजन वाइज, और बी इट लैंग्वेज वाइज, आपको हर 20-25 किलोमीटर में एक नई लैंग्वेज का मॉडिफिकेशन दिख जाएगा, है ना। मेन लैंग्वेज वही रहेगी पर मॉडिफाइड रहेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इन सबको कैसे एक साथ लेके डेवलपमेंट होना है, या फिर कैसे हमें अपनी डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करनी है, उस सेलिब्रेशन को डिजास्टर में नहीं आने देना है, ठीक है। वो सब हम अपने इनर पर्सपेक्टिव यानी कि सोशल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, कि हमें सारे रिलीजन को इक्वली सेलिब्रेट करना है, ठीक है। इक्वली हैप्पीनेस के साथ, इक्वली चेरिशमेंट के साथ उसको सेलिब्रेट करना है।
और आगे बढ़ना है, ठीक है। डिस्पाइट स्पीकिंग डिफरेंट रिलीजन एंड लैंग्वेजेस, पीपल डू सेलिब्रेट नेशनल हॉलीडेज या फिर नेशनल डेज, राइट, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे टुगेदर, इन स्पाइट ऑफ देयर different religious basis and different cultural ethnicity, right? I'm sorry, I'm very sorry, my throat is very bad today. सेकेंड इज डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हम सब कुछ बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में होता है। एटलीस्ट हमारे सामने तो हमको यही पता है कि डेमोक्रेसी में ही सब कुछ चल रहा है। वी डू इलेक्ट अवर लीडर्स फॉर आवर सेल्फ, है ना, कि हमें अल्टीमेट अथॉरिटी हमारे पास ही, ठीक है। तो इसमें भी हम ये पढ़ते हैं, सी, जब डेमोक्रेसी एज अ इंडिपेंडेंट इंडिया इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, ठीक है, तो एट अ ग्लोबल लेवल इस मूवमेंट को बहुत ही रेडिकल मूवमेंट बताया गया था, ठीक है। इवन हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ग्लोबल न्यूज़पेपर्स में तक उन्हें क्रिटिसाइज करा गया था इस मूव के लिए कि ही विल पे द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग, है ना, कि इतना रेडिकल मूव ये लेकर आ रहे हैं डेमोक्रेसी का एक न्यू इंडिया में, एक नई कंट्री में, जो कि हो सकता है इनके लिए ही खराब साबित हो जाए। पर वी शुड सेलिब्रेट दिस थिंग, है ना, वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस थिंग कि हमारे लीडर्स इतने फॉरवर्ड लुकिंग थे कि उन्होंने ये बात जानते हुए कि हमारे इंडिया में लिटरेसी लेवल इतना अच्छा नहीं है, या फिर इतने डेवलपमेंटल आइडियाज अभी तक नहीं आए हैं, या फिर लोग अभी भी शायद बहुत बैकवर्ड है, तभी भी लोगों को राइट दिया अपने लीडर्स को चुनने का, ठीक है। और आज हम क्या कर रहे हैं, या इतने साल से हम क्या कर रहे हैं, we don't use this right as very इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, राइट। हम कैसे भी किसी को भी वोट दे देते हैं बेसिस ऑफ एनीथिंग, है ना, उन्होंने डेवलपमेंट करा कि नहीं करा, उनकी पॉलिसीज क्या थी, हमें तो पॉलिसीज के बारे में पता ही नहीं है ना। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम बिलीव, सम अंडर वैल्यू सिस्टम, है ना, हम कहते थे कि हाँ हाँ ये ठीक है, हम ऐसा कर देते हैं, इनको वोट दे देते हैं, क्यों कि इन्होंने कोई एक टेम्पल बनवा दिया, या फिर कोई हमारे एरिया में कुछ डेवलपमेंट हो गया। सी, हमें एज अ कंट्री लेवल सोचना पड़ेगा कि एज अ कंट्री लेवल क्या पॉलिसीज आई थी, देन वी शुड डिसाइड whom to vote, right, whom to elect, right। तो वो सब भी हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर इंडियन पर्सपेक्टिव के थ्रू पढ़ते हैं। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटीज, देखिए बहुत गवर्नमेंट ने कोशिश बहुत करी है कि सोशल जस्टिस जल्द से जल्द सर्व हो सके और इक्वालिटी हमेशा आ सके, है ना। पर कुछ लूप होल्स ऐसे हैं इंडिया में, या फिर मैं कहूँगी सिस्टम ही ऐसा है, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि अभी भी जस्टिस को सर्व होने में बहुत टाइम लग जाता है। एंड लेट जस्टिस सर्व इज राइट जस्टिस, राइट, यानी कि बहुत लेट ही आपको न्याय मिल रहा है तो मतलब एक तरह से न्याय नहीं ही मिला आपको। और इक्वालिटी भी हम देखते हैं, ठीक है। पर हम हमेशा ये सब कुछ देखते हैं गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव में, अपने पर्सपेक्टिव में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो हम बिल्कुल नहीं करते, ना अपनी फैमिली को करते हैं। हाउ इक्वली वी ट्रीट पीपल, राइट, हम कितना इक्वली ट्रीट करते हैं लोगों को। अगर हमारे घर में हमारे टीचर आ जाए, या हमारे फादर कोई मैनेजर आ जाए, या उनका सीनियर आ जाए, हाउ वी ट्रीट देम and how we treat our mates, right, how we treat our helpers, there is a huge difference in that, right। हमें हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इक्वालिटी, हम सोशल साइंस के बच्चे हैं तो हमें इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। ये जो प्रैक्टिसेस है ना कि अपने घर की मेड को अलग यूटेंसिल्स में उनको खाना के लिए देना, या चाय ऑफर करना, या उनको अपने साथ ना बैठने देना, ठीक है, उनको हमेशा अपने से नीचे समझना। सी, दे आर वेरी गुड एट देयर जॉब, इवन दे आर helping you in your life, right। और their job is also very important, है ना, it's not a degraded job। हम उसको एज अ डिग्रेडेड जॉब देख रहे हैं इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। तो इंस्टेड ऑफ putting all the blames to the government and the system, we should try that we should serve justice to the people, right। हम किसी के साथ गलत ना होने दें, या फिर हम सबको इक्वली ही ट्रीट करें, ठीक है। तो ये सब कुछ सोशल साइंस के बच्चे जो अच्छे से पढ़ते हैं वही ये सब अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। वरना हम लोग तो इतने वेग टर्म्स में जी रहे हैं कि हमें तो ये सब कुछ बहुत नॉर्मल सा लगता है ना। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए थे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन्स और अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स के। अब बहुत सारे बच्चों का या बहुत सारे अपनी जगह पे सुना होगा दैट रिजर्वेशन सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड, राइट। इट शुड नॉट बी अबॉलिश्ड, आई एम टेलिंग यू व्हाई, ठीक है। अभी भी हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, instead of giving the reservation, instead of providing the help, they are not able to develop themselves, right।
वो उतना डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? तो इट मीन्स हम कहीं न कहीं अभी भी लैग कर रहे हैं, और अगर हमने रिज़र्वेशन सिस्टम हटा दिया, तो सिस्टम में ये लोग आ ही नहीं पाएँगे, ठीक है? तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि नहीं, रिज़र्वेशन सिस्टम बिल्कुल हटा देना चाहिए, और अगर रिज़र्वेशन सिस्टम इतना जल्दी है, तो हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, है ना? हम क्यों इतना सोचते हैं, फिर क्यों हम किसी की कास्ट के बारे में इतना सोचते हैं, है ना? या फिर किसी ट्राइबल के बारे में इतना सोचते हैं? ये हमें क्यों ऐसा लगता है कि हाउसहोल्ड कोर्स तो सिर्फ़ वुमेन का ही काम है? अगर हम ही उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं that reservation should be abolished. So these two points are very contradictory, right? These two points are in contrast. ये दोनों लाइंस ऐसे नहीं जा सकती, ठीक है? अपोजिट में नहीं जा सकती, दोनों को साथ में जाना पड़ेगा। अगर रिजर्वेशन हटवाना चाहते हैं या चाहते हैं कि हट जाए, then we should treat them equally, right? We should not feel that they are less important or they are less capable than us, right? और हमें उनकी और एडवांटेजेस के लिए आगे काम करते रहना चाहिए। अब है इंडिया का रिच कल्चर, ठीक है? आपको हर स्टेट में उसका क्लासिकल डांस, अलग म्यूजिक, है ना? अलग वहाँ का कल्चरल हैबिट्स, फूड हैबिट्स भी दिख जाएँगी। इसको एन्जॉय करना, इसको और आगे बढ़ाना, ना कि वेस्टर्नाइज़ेशन की वजह से या कंज्यूमरिज़्म की वजह से इसको पीछे छोड़ देना, ठीक है? ये कोई सही आइडिया नहीं रहेगा। सी एवरी कंट्री इन द ग्लोब प्रमोट्स देयर religion, right? या फिर promotes their culture at the global level. And what we Indians do, we are so influenced by the global religion or global influence that we just degrade the value of our culture. This is not right, right? We should be proud of our culture. आपको अगर अपने कल्चर से कोई प्रॉब्लम लग रही है कि अरे ये तो मेरे कल्चर में बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, हमारे कल्चर में वुमेन्स को इक्वल राइट नहीं मिलते, या हमारे कल्चर में तो कुछ भी ऐसा हमको इक्वल राइट नहीं मिल रहा है, या हमें डिग्रेड करके रखा जा रहा है, या हमको उतना डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम इस कल्चर के हैं। सी ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों ने इसको ऐसा बना दिया। किसी का भी कल्चर, किसी का रिलीजन भी कहीं से भी कहीं तक कम नहीं है, ठीक है? एवरी रिलीजन इज इक्वल, ठीक है? हर रिलीजन के जो आप सोर्स देखेंगे, उसकी जो टीचिंग्स है वो सिमिलर ही है, ठीक है? गीता की लर्निंग्स या फिर बाइबल की लर्निंग्स आर मोर और लेस सिमिलर ओनली, राइट? पर हमने इतना उसको मॉडिफाई कर दिया और अपने टर्म्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन बैकवर्ड है और एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉरवर्ड है, पर ऐसा है कुछ नहीं। एवरी रिलीजन वर्क्स इक्वली, बट क्योंकि हम सोर्स को सही से नहीं पढ़ते हैं, सोर्स मटेरियल को सही से नहीं पढ़ते हैं, वी डोंट रीड गीता, वी डोंट रीड बाइबल, राइट? वी जस्ट रिलाई ऑन इंस्टाग्राम रील्स फॉर द इंफॉर्मेशन। सो व्हाट विल हैपन, राइट? हम हमारा कल्चर फिर ऐसे डिग्रेड होता रहेगा, ठीक है? तो वो हमको नहीं करना है। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज सच एज नालंदा यूनिवर्सिटी, क्लासिकल डांसेस, फोक ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, और इकोनॉमिक्स एज अ पार्ट, बिजनेस एज अ ऑक्यूपेशन, हमको लगता है कि एक ग्लोबल इनोवेशन है, राइट? कि इंडिया में तो कौन ही बिजनेस करता है, सब जॉब्स के पीछे भागते हैं। नो, इट इज नॉट द राइट थिंग, है ना? इकोनॉमिक्स की शुरुआत बहुत पहले ही इंडिया में हो चुकी थी, जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं, जो कि कौटिल्य ने लिखी थी। उस समय तो ग्लोबल लेवल में कहीं इकोनॉमिक्स कोई बात भी नहीं थी कि कैसे इकोनॉमिक वर्क करती है, कैसे एक लीडर को रूल करना चाहिए, ठीक है? तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का ही जो ये हिंदी ट्रांसलेशन है, ये इंडिया का बहुत पहले से ही पार्ट है। इवन एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, राइट? इक्वल राइट्स फॉर वुमेन्स, है ना? इक्वल राइट फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप, ये सब हमने मॉडिफाई कर करके इसको खराब कर दिया है। वैदिक पीरियड वाज वेरी गुड एंड वैदिक पीरियड वाज वेरी अहेड ऑफ आवर टाइम, राइट? उस समय आपने देखा होगा, जैसे आज हम देखते हैं कि वी आर नॉट अलाउड टू चूज अवर पार्टनर समटाइम, और वी आर नॉट अलाउड टू गो फार फ्रॉम अवर हाउस। पर ऐसा नहीं था पहले। अगर हम रामायण में देखें या महाभारत के स्क्रिप्चर्स देखें, तो उसमें हम क्या देखते हैं, दैट चिल्ड्रन आर यूज टू सेंट अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर देयर ट्रेनिंग पर्पसेस, राइट? वो किसी भी राजा के बेटे हो, उनको ट्रेनिंग पर्पस के लिए जंगल में रहना पड़ता था। वहां पे उनको प्रैक्टिसेस करनी पड़ती थी, वहां पे उनको स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी पड़ती थी, अपनी फिजिकल वर्क करना पड़ता था, अपना लेबर करना पड़ता था, खाना खुद बनाना पड़ता था, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, डिसिप्लिन में रहना पड़ता था, राइट? एंड देन वी सी द फिनोमिनन ऑफ choosing a right partner for yourself, and that too, it's a right for a woman, right? Women are bound to choose their life partner by themselves, by their choice, right? But what we see today,
एज द मॉडिफाइड टर्म्स, राइट, कि हम उसको मॉडिफाई करके लेकर कैसे आ गए, डाउरी सिस्टम में लेकर आ गए। या फिर हमने वुमेन्स को इतना डाउनग्रेड कर दिया that they are not bound or they are not allowed to choose their partners or take good decisions for themselves, right? तो ये सब हमारे कल्चर का पार्ट तो नहीं है और किसी भी कल्चर का पार्ट नहीं है। ये कुछ लोगों ने इसको ऐसा मॉडिफाई करा और उल्लू बनाया लोगों को कि लोग बनते रहे और लोग इसमें उलझते रहे, बस वाली बात है, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। वही जो इकोनॉमिक पॉलिसी आपको मैंने समझाया कि पब्लिक पॉलिसीज कैसे हमारे वेलफेयर को सॉल्व करने वाली है, फिर वेलफेयर को सर्टेनिटी के साथ लेकर आने वाली है, ठीक है। कौन सी पॉलिसीज हमारे लिए वेलफेयर लेकर आएंगी और कौन सी पॉलिसीज हमारे डिजास्टर भी लेकर आ सकती है, वो सब भी हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कोई लॉ लेकर आती है, कोई पॉलिसी लेकर आती है, इफ एनीवन डोंट हैव अ गुड बैकिंग ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड डोंट have the good knowledge of that this subject, they will not be able to understand that policy very well, right? एक पॉलिसी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में लेकर देखी जाती है। ये पॉलिसी आई है, अब ये पॉलिसी बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगी, एजुकेशन को कैसे इम्पैक्ट करेगी, हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करने वाली है, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा होगा, जेंडर इनक्वालिटी में क्या होने वाला है। पर हम उतने स्टेक होल्डर्स देख ही नहीं पाते। हम सिर्फ अपने आप को एज अ होल्डर स्टेक होल्डर देखते कि हमको काम आ रही कि नहीं आ रही, हमें आ रही तो अच्छी है, नहीं आ रही तो फिर खराब है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। एनीवन विद हु हैव अ गुड नॉलेज ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट will be able to understand public policy in a way better manner than a normal human being living in a country, right? Basics part environmental sustainability. See, environmental sustainability was a is a part of our culture only, right? हम देखते हैं using earthen pots for water, for cold water, right? Or using degrade using the plastic material for storing our किचन इंग्रेडिएंट्स। ये सब क्या, ये सस्टेनेबल चीजें ही है कि कोई घर में सामान आया, हमने उसका पैकेट फेंका नहीं, हमने उसको यूज कर लिया, राइट। हमने न्यूज़पेपर्स फेंके नहीं, हमने न्यूज़पेपर एज यूज कर लिए कहीं पे उनको साफ करने के लिए या कहीं उनको बिछाने के लिए, ठीक है। तो यही इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। ये सब हमारे साथ पहले से हो रहा है, आज ये नए नए टर्म्स आ गए, पर वी इंडियंस आर यूजिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी का ध्यान रखते हुए, वाटर कंजर्वेशन को ध्यान रखते हुए ऐसे ही चॉइसेस बनानी चाहिए जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ ही जाए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वाटर in washing our cars, है ना, we should try to just have a bucket of water and then wash it, right? तो ये छोटे छोटे चेंजेस भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट लेकर आ सकते हैं और जो ये डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है इसको कम कर सकते हैं। द सेवेंथ पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया। सी, आई नो यू हैव वेरी ग्रजेस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कि मैम जस्टिस सर्व नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है जस्टिस सर्व होने में, या फिर हमारा तो लॉ ही इतना अच्छा नहीं है। देखो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखने वाले लोग हैं वो भी इलेक्टेड ही थे, वो भी ऐसे ही रैंडमली नहीं आए थे, ठीक है। उनको भी इलेक्शन के थ्रू ही लेकर आया गया था, ठीक है। तो इट वाज दैट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड इट टेक अ ह्यूज नंबर ऑफ डेज टू मेक दैट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस, ताकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन जो भी उसमें वर्ल्ड में अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको पढ़ के हमारे लिए वो वैल्यूज लेकर आए थे। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी गुड, बट द प्रॉब्लम लाइज इन इट्स एप्लीकेशन, राइट। हम क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना समझ नहीं पाते, हमें तो पता ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है, क्या हमारे साथ करना सही है, क्या हमारे साथ करना गलत है। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उतने अच्छे से जस्टिस सर्व नहीं कर पा रहा है। पर वंस यू रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली, you will realize that the problem does is not lying with the constitution, it is lying with its application, right? तो बस यही वाली बात है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इतने रेवोल्यूशन के बाद डेवलप सोसाइटी में तब आए थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जबकि लोग इतने लिटरेट नहीं थे या फिर डेवलप नहीं थे, तब भी ये आइडियाज को लेकर आया गया, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया को लेकर आया गया कि वी ऑल आर इक्वल इन आईज ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। इट मीन्स कि लॉ के आगे सब लोग इक्वल है, बीट अ प्रेसिडेंट, बीट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लॉ के आगे दोनों सेम है, ठीक है। भले वो हमको होते हुए सही से नहीं दिखता, पर इट इज व्हाट इट इज, राइट। अब इस चैप्टर बस यही तक था ये चैप्टर है, 7 पॉइंट्स आर ग्रेट इनफ, पर जब भी इसकी टेक्स्ट बुक आएगी आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर दैट एज वेल। और आप इसका कंक्लूजन, इस चैप्टर का कंक्लूजन ऐसे समझ सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे हमारे महान
लीडर के थ्रू, बी आर अम्बेडकर जी के थ्रू, that the end product of the study of history, sociology, economics, political science and geography should be a good citizen, right? कि हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? साइंस का ऑब्जेक्टिव है कि आपको इंटेलिजेंट बनाना, कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव है आपको एक अच्छा कोडर बनाना या अच्छा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना, ठीक है? वैसे ही जो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है, वो है आपको एक अच्छा सिटीजन बनाना, बी इट योर स्टेट सिटीजन और बी इट योर एज अ ग्लोबल सिटीजन, राइट? एक अच्छा सिटीजन ही की है डेवलपमेंट के लिए और आगे सस्टेनेबिलिटीज के लिए, ठीक है? और ये पता नहीं क्यों ऐसे सोसाइटी में ये टर्म बहुत सालों से, जब से मैं छोटी हूँ, तब से मैं ये सुन रही हूँ, दैट वी थिंक दैट पीपल हु आर स्टडिंग साइंस आर वे अहेड ऑफ अस, है ना? या फिर उन लोगों से जो लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, और वो बच्चे ह्यूमैनिटीज ले भी लेते हैं जो उनको लगता है कि मैं मुझको साइंस बहुत टफ लगता है। सी बच्चों, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। ये एक प्रोपागेंडा है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रन करता है। वर्ल्ड में तो नहीं, इंडिया में तो एटलीस्ट रन करता है, वर्ल्ड लेवल पे तो ये रन नहीं करता। इसीलिए हम देखते हैं कि हर कंट्री में तो ये सिविक सेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि उन कंट्रीज के लोगों ने इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए सिविक सेंस अच्छा है, ठीक है? कि अगर हम ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो हमें गवर्नमेंट के सारे मूव समझ में आने लग जाएंगे। कोई भी रिलीजियस लीडर हमको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है? आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी आपके साथ गलत नहीं कर पाएगी। पर अगर आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, देन यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, राइट? कि ये इनइक्वालिटी क्यों हो रही है, या फिर ये हम डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं किसी के साथ। तो ऐसा ना हो सके, इसीलिए ये बना दिया है कि जो बच्चे साइंस पढ़ते दे आर वेरी इंटेलिजेंट, एंड जो बच्चे ह्यूमैनिटीज पढ़ते वो तो बड़े बेकार से हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। टेक ह्यूमैनिटीज ओनली इफ यू रियली वांट टू स्टडी अबाउट इट, राइट? इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन योर इंटेलिजेंस लेवल। Both subjects have their own requirement, have their own subjective areas, so choose wisely, ठीक है? पर 10 तक तो पढ़नी ही है, तो हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टेक केयर, बाय।